एपिसोड स्टार्ट होता है और एक लड़का विक्टर के पास आकर बोलता है, विक्टर फू, मेरे साथ ऑफिस चलो। पीछे से मिशेल बोलती है, कचरा फेंक कर वापस आते। विक्टर मिशेल से बोलता है, तुम पहले क्लासरूम वापस जाओ। मिशेल, हाँ ठीक है, बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी लियो उसे देखकर सोचता है, क्या तुम उसके साथ इतनी खुश हो? पीछे से लियो का दोस्त बोलता है, गॉड याओ, खुद को संभालो। हो सकता है वो जानबूझकर ऐसा कर रही हो। लेकिन लियो अभी भी मन में सोच रहा होता है, वो क्या करने की कोशिश कर रही है? मेरे ना होने पर भी वो विक्टर फू के इतना करीब है। फिर वो मिशेल के पास जाकर बोलता है, डोंग परिवार इस शनिवार लौट रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ उन्हें लेने चलूंगा। मिशेल बोलती है, जरूरत नहीं है, नोट्स के लिए धन्यवाद, वो काम का है, लेकिन मैं उन्हें खुद लेने जा सकती हूं। यह सुनकर लियो बोलता है, लेकिन क्यों? मिशेल बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा क्यों से? अगर वो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड समझ बैठे तो? लियो बोलता है, क्या कहीं तुम वही तो नहीं चाह रही? यह सुनकर मिशेल मन में ही बोलती है, तो लियोनार्ड शेन अब भी सोचता है कि मैं उसे पसंद करती हूं। हालांकि यह जगह ऐसा करने के लिए ठीक नहीं है, फिर भी इसे जल्दी साफ करना बेहतर होगा। फिर वो लियो से बोलती है, लियोनार्ड शेन, अब मुझे तुम पसंद नहीं हो। पहले मुझे तुम पसंद थे, वो इसलिए था क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन तब मैं छोटी थी। प्लीज मेरी हर बात को इतना गंभीरता से मत लो। यह सुनकर लियो शांत हो जाता है और मिशेल वहां से जाते हुए बोलती है, तो बस इतना ही, चलती हूं, मेरी अभी क्लास है। लियो उसे जाता देखकर सोचता है, कुछ पूरी तरह खो देने की भावना ये कभी इतना साफ नहीं था। पीछे से लियो का दोस्त बोलता है, क्या वो मजाक कर रही थी? कोई किसी को छोड़ते वक्त ठीक कैसे रह सकता है? या वो सिर्फ तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रही थी? लियो मन में ही बोलता है, बात यहां तक कैसे पहुंच गई? उसने अचानक हार क्यों मान ली? लियो का दोस्त बोलता है, लेकिन जब विक्टर फू ने उसके जूते के फीते बांधे तो उसने अनजाने में एक कदम पीछे लिया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो किसी और से प्यार करती है। लियो वहां से जाते हुए बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो। लियो का दोस्त बोलता है, ये मत कहना कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। अगर तुम्हें मिशेल झाओ पसंद नहीं होती तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ये सुनकर लियो गुस्से में बोलता है, मैं उसे पसंद नहीं करता। ये बोलकर लियो वहां से जाते हुए सोचता है, हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सी लड़कियां मुझे लव लेटर भेजती हैं, वो अकेली नहीं है, लेकिन मुझे इतना बेचैनी क्यों महसूस हो रहा है? इसी बीच हम टीचर का ऑफिस देखते हैं, जहां एक टीचर बोल रहे होते हैं, मैंने आखिरी सवाल खास तौर पर स्कोर में फर्क लाने के लिए बनाया था, लेकिन 3 लोगों ने सच में उसका सही जवाब दे दिया। गोल्ड मेडल क्लास मिस्टर जियांग बोलते हैं, ये लियोनार्ड शेन का है, मैं उसकी लिखावट पहचानता हूं, और यह वो क्यू की है जो मेरी क्लास में है। एक टीचर बोलती है, तो फिर ये पेपर किसका है? मैंने इस स्टूडेंट की लिखावट पहले कभी नहीं देखी, यह इंटरनेशनल क्लास से तो नहीं हो सकता, है ना? सुनिए मिस्टर लू, क्या आपके पास इस महीने का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अभी भी है? मिस्टर लू बोलते हैं, जैसे ही हम इसे खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा। टीचर पेपर खोलते हुए बोलती है, हाँ ये मिशेल झाओ कौन है? उसके बाद हम मिस्टर लू को देखते हैं, जो एक कोने में बैठे होते हैं, लेकिन वो जैसे ही मिशेल का नाम सुनते हैं तो मिस्टर लू जल्दी से मिशेल का पेपर देखते हुए बोलते हैं, वो मेरी क्लास की है, ये वही स्टूडेंट है जो हाल ही में मिस ली की क्लास से ट्रांसफर हुई है। क्या मुझे यहाँ कोई हीरा मिल गया? टीचर वहां से जाती हुए बोलती है, क्या एक रेगुलर क्लास से ट्रांसफर हुआ स्टूडेंट इतना अच्छा कर सकता है? जल्दी से स्कोर जोड़ो ताकि रैंकिंग निकाल सकें। मिस्टर लू बोलते हैं, मिस ये हमारी इंटरनेशनल क्लास के स्टूडेंट को कम मत आंको। उसके बाद हम इंटरनेशनल क्लास का सीन देखते हैं, जहां मिशेल सोच रही होती है, सोचती हूं कि मैंने परीक्षा में कैसा किया होगा। मैं सच में 100 स्कूल्स लीग में शामिल होने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। फिर वो विक्टर के दोस्त से बोलती है, इंटरनेशनल क्लासेस के नतीजे आमतौर पर कब आते हैं? विक्टर का दोस्त बोलता है, शायद क्लास शुरू होने से पहले। लिटिल मास्क, क्या तुम नर्वस हो? तभी विक्टर उसे एक किताब से मारते हुए बोलता है, तुम होते कौन हो उसे ऐसा कहने वाले? जिससे विक्टर का दोस्त मिशेल का नाम लेकर बोलता है, मिशेल जाओ, क्या तुम नर्वस हो? मिशेल बोलती है, बिल्कुल, मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ। और वो मन में ही बोलती है, बिल्कुल सही, वहां पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका है। विक्टर का दोस्त बोलता है, लेकिन तुम्हारे ग्रेड्स तो इतने अच्छे नहीं हैं, है ना? ये सुनकर विक्टर उसे फिर से मारते हुए बोलता है, अपनी जुबान संभालो। उन्हें देखते हुए एक लड़का बोलता है, अगर वो हमारी क्लास की औसत नीचे न लाई तो मैं आभारी रहूंगा। उसकी बातें सुनकर विक्टर गुस्से में बोलता है, हांसताओ, जरा बाहर आओ तो। विक्टर का दोस्त बोलता है, विक, उसका नाम हांजवांग है। हांजवांग डरते हुए बोलता है, धत्त, मैं गलत था। विक्टर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बाहर आओ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी पीछे से मिशेल बोलती है, विक सब ठीक है। विक्टर बोलता है, लिटिल मास्क हटो सामने से, बाहर आओ हांसताओ। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर लू आते हुए बोलते हैं, मिशेल झाओ,
और मिशेल को गले लगाते हुए बोलते हैं, हालात बदल रहे हैं, तुम सच में मेरी अनमोल बच्ची हो। विक्टर उन्हें पीछे खींचते हुए बोलता है, अरे यार जॉनी लू, छोड़ो, ये तुम कर क्या रहे हो। फिर विक्टर मिशेल को गले लगाते हुए बोलता है, एक टीचर होने के नाते क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें विपरीत लिंग के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम एवरग्रीन क्लास को देखते हैं, जहां टीचर चिल्लाते हुए बोल रही होती है, गणित की परीक्षा में कुल 3 परफेक्ट स्कोर आए हैं। ऊपर की इंटरनेशनल क्लास में भी एक है, लेकिन हमारी क्लास में नहीं। ये सुनकर यान सोचती है, इंटरनेशनल क्लास, क्या वो मिशेल झाओ हो सकती है। सुसैन बोलती है, नर्वस मत हो, तुम हमेशा टॉप 20 में रही हो। मिशेल झाओ ने अभी अभी क्लास बदली है, तो उसे पढ़ाई में पकड़ बनाने में मुश्किल हो सकती है। यान बोलती है, मैं नर्वस नहीं हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने उससे बेहतर प्रदर्शन न किया हो। फिर वो मन में ही बोलती है, मुझे बस डर है कि हमारी रैंकिंग्स के बीच का अंतर काफी बड़ा नहीं होगा। परिवार को हमारे बीच का अंतर तभी दिखेगा जब मिशेल झाओ सबसे नीचे की रैंक पर आएगी। तभी कोई क्लास में आकर बोलता है, यान रिजल्ट आ गया है, तुम कमाल हो, तुम्हारी तीनों क्लासों में 20वीं रैंक आई है। यह सुनकर यान बोलती है, आह, इस बार मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। सुसैन बोलती है, ये क्या? रुको, क्या मैं सही देख रही हूं? क्या वो मिशेल झाओ का नाम है? वो सच में टॉप 50 में आ गई। ये सुनकर यान हैरान होते हुए बोलती है, क्या मैं सही देख रही हूं? मुझसे ऊपर मिशेल झाओ 19वीं रैंक पर है। एक लड़का बोलता है, हाँ वही है, तुम्हारी बहन कमाल की है, उसने बायोलॉजी में इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन बाकी सब में अच्छा स्कोर किया है। यान सोचती है, कैसे, ये कैसे हो सकता है? वो लड़का बोलता है, रुको, तुम इतने पीली क्यों लग रही हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसके बाद हम इंटरनेशनल क्लास में देखते हैं, जहां मिस्टर लू मिशेल से बोल रहे होते हैं, इस महीने तुम्हारा गणित में परफेक्ट स्कोर आया है और तुम पूरी क्लास में पहली स्थान पर हो और तीनों क्लासों में कुल मिलाकर 19वीं रैंक। ये सुनकर विक्टर का दोस्त बोलता है, वाओ लिटिल मास्क। लेकिन वो बीच में ही रुककर बोलता है, मिशेल झाओ, तुम तो वाकई कमाल हो, मुझे तुमसे कहना चाहिए था कि विक और मैं तुम्हारे जवाब कॉपी कर लें। विक्टर बोलता है, कॉपी करना बस यही आता है तुम्हें? मैं कभी चीटिंग नहीं करता, ठीक है? विक्टर का दोस्त बोलता है, हाँ, जब तुम परीक्षा शीट भरने तक की मेहनत नहीं करते तो चीटिंग क्यों करोगे? यह सुनकर विक्टर गुस्से में बोलता है, तुम्हारी तो हिम्मत बहुत है। तभी मिशेल बोलती है, मेरी रैंक 19वीं है, क्या सच में परीक्षा की कॉपियां चेक करने में कोई गलती तो नहीं हुई है? यह सुनकर विक्टर सोचता है, वो इतनी बेवकूफ क्यों लग रही है? फिर विक्टर उसे सहलाते हुए बोलता है, क्लास में पहला स्थान पाने के बाद मुझसे पूछ रही हो कि क्या ये सच है? क्या तुम जानबूझकर दिखावा कर रही हो? उसके बाद क्लास टीचर बोलते हैं, आज मेरे पूरे शिक्षण जीवन का सबसे खुशी का दिन है और ये हमारे अंतरराष्ट्रीय वर्ग के चमकने का दिन भी है। तभी वहां पर बायोलॉजी के टीचर आकर बोलते हैं, मिस्टर लू प्लीज जरा बाहर आइए। मिस्टर लू, आपकी क्लास की मिशेल झाओ और गोल्ड मेडल क्लास के कीथ शान के बायोलॉजी के अंक गलत हैं, उनके पूरे स्कोर को सही करना पड़ेगा। विक्टर बोलता है, अगर उनके अभी के स्कोर पहले से कम हुए तो क्या वो मजा खराब नहीं कर देगा? मिशेल सोच रही होती है, गलती हुई थी, लेकिन ऐसा ही तो होना चाहिए था। इसी बीच हम एवरग्रीन क्लास को देखते हैं, जहां सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। मैं सोच रहा था कि मिशेल झाओ का स्कोर इतना ज्यादा कैसे आया। पता चला कि स्कोर में गलती हुई थी, लेकिन वो तो बस एक खाली स्थान भरने वाला सवाल था। 3 अंक कम होने पर भी स्कोर 697 है, जो अब भी शानदार है। ये सब सुनकर यान सोच रही होती है, अगर उसके 3 अंक कट जाएं, तो मैं 19वें स्थान पर आ जाऊंगी और उसकी रैंकिंग 22वीं होगी, फिर भी मुझसे नीचे। 10 मिनट बाद टीचर बताती है, बायोलॉजी के खाली स्थान भरने वाले सवाल के 2 उत्तर हैं, लेकिन दूसरा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से है, तो शुरुआत से ही उसे गलत अंक दिए गए थे। और यान ये देखकर मन में ही बोलती है, कीथ शान और मिशेल झाओ के अंक बढ़ा दिए गए और मैं 21वें स्थान पर आ गई। कैसे हो सकता है? वो तो पहले बहुत खराब अंक लाती थी। और यान को हैरान होता देखकर शेरनेर मन में ही बोलती है, लगता है यान झाओ भी कुछ खास नहीं है। उसके बाद हम मिस्टर लू को देखते हैं, जो मिशेल से बोल रहे होते हैं, 17वां स्थान, मेरी स्टूडेंट को 17वां स्थान मिला। मिशेल, तुमने हमारी क्लास की शुरुआत इतनी शानदार बना दी। मिशेल बोलती है, 17वां स्थान, कहीं फिर से कोई गलती तो नहीं है? मिस्टर लू बोलते हैं, नहीं, ये गलत नहीं है। विक्टर मिशेल को खुश देखकर सोचता है, यकीन नहीं होता उसे पहले स्थान पर आते देखना ऐसा था जैसे गेम का लेवल जीत लिया हो। और मिशेल विक्टर को देखकर सोचती है, हाँ, वो खड़ा क्यों हो गया? विक्टर उसे देखते हुए सोचता है, वो मुझे देख रही है, कहीं वो खुशी में मुझे गले लगाने वाली तो नहीं है? यहां इतने सारे लोग हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
है ना? लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो वो नाराज हो जाएगी। फिर वो अपना हाथ फैलाकर बोलता है, चलो ठीक है। मिशेल उसे ऐसा करता देखकर सोचती है, क्या वो ये तो नहीं कह रहा कि वो मुझे गले लगाना चाहता है? फिर वो अपने जगह पर बैठते हुए बोलती है, उसे क्या हो गया है? और विक्टर उसे बैठा हुए देखकर बहुत ही हैरान होता है, जिससे विक्टर खांसते हुए बोलता है, आज का दिन कितना अच्छा है, थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। और विक्टर भी अपने सीट पर बैठकर शर्माते हुए मन में ही बोलता है, तो वो ये नहीं कह रही थी कि वो मुझे गले लगाना चाहती है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां मिशेल मिस्टर लू से बोलती है, मिस्टर लू, क्या आपने 100 स्कूल्स लीग के लिए किसी को चुना है? मैं अभी 17वें स्थान पर हूं, तो क्या आप सोचते हैं कि मैं भाग ले सकती हूं? मिस्टर लू बोलते हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गोल्ड मेडल क्लास के मिस्टर जियांग ही तय करते हैं कि किसे चुना जाए। आमतौर पर चुने गए छात्र पूरे साल की मासिक परीक्षाओं में शीर्ष 18 होते हैं। भले ही इस बार तुम 17वें स्थान पर आई हो, लेकिन पिछली क्लास में तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था। तुम्हारा औसत ग्रेड काफी नीचे चला गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें चुना जाए। मिशेल बोलती है, ठीक है, धन्यवाद मिस्टर लू। फिर वो मन में ही बोलती है, क्या मुझे अभी भी $6,870 के इनाम का मौका मिल सकता है? मिस्टर लू बोलते हैं, मिशेल, हाल ही में काफी ठंड हो गई है, ध्यान रखना और गर्म कपड़े पहनना। मिस्टर ली ने खास तौर पर कहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। यह सुनकर मिशेल बहुत ही हैरान होती है। फिर वो हंसते हुए बोलती है, ठीक है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सर। और वो मन में ही बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर ली अब भी मेरे लिए इतने चिंतित होंगे। तभी वो वहां पर लियो को देखकर सोचती है, लियोनार्ड शेन, क्या वो हमेशा रैंकिंग को नजरअंदाज नहीं करता? तो इस बार ऐसा क्यों? छोड़ो, मैं बस क्लास में वापस जाने के लिए दूसरा रास्ता ले लेती हूँ। दूसरी तरफ लियो सोच रहा होता है, मुझे अंदाजा था कि वो मेरे बराबर की रैंक तक पहुंच जाएगी। बस बात यह है कि पहले मुझे हमेशा यकीन होता था कि वो ये सब मेरे लिए कर रही है, लेकिन अब लगता है कि उसकी नजर मेरी तरफ नहीं रही। उसके बाद हम कैफेटेरिया का सीन देखते हैं, जहां लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। मैंने फोरम में देखा कि शायद मिशेल इस साल के स्कूल फेस्टिवल की होस्ट हो सकती है। क्या यह सच है? यह सुनकर सुसैन बोलती है, वो फोरम तो बकवास से भरे होते हैं, हर साल यान ही होस्ट रही है और ये बदलने वाला नहीं है। बेंजामिन बोलता है, ओह समझ गया, लेकिन थोड़ा बदलाव अच्छा रहेगा। सुसैन गुस्से में बोलती है, बेंजामिन, तुम अपनी दूसरी बहन यान के लिए थोड़ी चिंता क्यों नहीं दिखाते? वो परेशान है क्योंकि इस बार उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। ये सुनकर बेंजामिन बोलता है, अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? इस बार तो तुम 22वें स्थान पर आई थी। ये तो हमेशा जैसा ही है, इसे खराब प्रदर्शन कैसे कहा जा सकता है? ओह हाँ, मिशेल के ग्रेड्स बहुत सुधर गए हैं। अगर माँ को पता चले तो वो बहुत खुश होंगी। दूसरी तरफ यान सोच रही होती है, मैं मासिक परीक्षा में हार गई, अब तो कम से कम 100 स्कूल्स लीग और स्कूल फेस्टिवल में वापसी करनी ही होगी। फिर वो हंसते हुए बोलती है, अगर तुम मिशेल को होस्ट करते देखना चाहते हो तो मैं आज दोपहर साहित्य शिक्षक से कहूंगी कि वो उसकी सिफारिश करें। ये सुनकर बेंजामिन बहुत ही खुश होकर बोलता है, सच में बहुत बढ़िया। लेकिन यान अभी भी मन में ही बोल रही होती है, जिस दिन तक मिशेल झाओ घर नहीं आएगी उस दिन तक पूरा परिवार उसी पर ध्यान देगा। तभी सुसैन बोलती है, यान, आज दोपहर एक संयुक्त संगीत कक्षा है, चलो अभी रचनाएं दोहराते हैं। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन्हें जाता देख बेंजामिन सोचता है, क्या बात है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उसके बाद हम दोपहर की संयुक्त संगीत क्लास देखते हैं, जहां यान विक्टर को देखकर सोचती है, विक्टर फू और मिशेल झाओ के बीच असल में क्या रिश्ता है? इतनी बड़ी क्लास में भी विक्टर फू को उसी के साथ बैठने की क्या जरूरत है? दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं, जो मिशेल को देखकर सोच रहा होता है, क्या लिटिल मास्क के परिवार वाले इससे ज्यादा पक्षपाती हो सकते हैं? वो तो कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं दे सकते। ऐसा क्यों है कि सिर्फ वही गर्म कपड़े पहनकर आई है? ये तो पक्षपात है, ये ठीक नहीं है। लिटिल मास्क के साथ अन्याय की सोच ही मुझे परेशान कर देता है। ओह हाँ। फिर वो अपने जेब से एक कार्ड निकालकर इशारों में अपने दोस्त से बोलता है, ये कार्ड रख लो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो लड़का वहां से जाते हुए बोलता है, ये मुझ पर छोड़ दो विक। और एक लड़की विक्टर को देखकर अपने दोस्त से बोलती है, वो बहुत अमीर है, जो इंटरनेशनल क्लास में है। उनकी बातें सुनकर विक्टर गुस्से में बोलता है, क्या तुम लड़ना चाहती हो? तभी वो लड़की विक्टर के सामने एक पेपर का बना जहाज रखकर बोलती है, ये तुम्हारे लिए है। विक्टर उसे देखकर सोचता है, ये क्या है? एक लव लेटर। कितना पुराना स्टाइल है। फिर वो उसे लेने जाता है, लेकिन बीच में ही रुक वो मिशेल को देखता है, जो उसी को घूर रही होती है,
मिशेल को देखकर विक्टर डरते हुए मन में ही बोलता है, अरे नहीं, मैं पकड़ा गया। लिटिल मास्क को जलन हो रही है। क्या मैं उसे मनाने की कोशिश करूं? फिर वो अपने फोन में सर्च करता है अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने का तरीका। विक्टर मिशेल को देखते हुए सोचता है, किसी ने मुझे लव लेटर भेजा है और वो अभी भी सवालों की तैयारी कर रही है। फिर वो उसे धक्का देता है, जिसे मिशेल बोलती है, जब इतनी जगह है तो तुम मुझे क्यों दबा रहे हो? ये बोलकर मिशेल थोड़ा साइड में चली जाती है। उसे साइड में जाता देख विक्टर मन में ही बोलता है, वो इतनी अनजान क्यों है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। क्या वो बस सहनशील है या उसे यकीन है कि मैं उसे ही चुनूंगा? क्या मैंने उसे फिर से नाराज कर दिया? मैं उसे कैसे बताऊं कि मुझे पाना इतना आसान नहीं है और उसे हर समय सतर्क रहना होगा। तभी मिशेल अपने थर्मस को देखती है और उसे उठाकर विक्टर से बोलती है, इसमें सोया मिल्क है, क्या तुम लोगे? विक्टर मन में ही बोलता है। उसने वही थर्मस उठाया जिसे उसने पहले अपने होठों से छुआ था। ये तो कोई संकेत है ना? विक्टर उसे अपने हाथ में लेकर बोलता है, अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं थोड़ा छक लेता हूं। और वो मन में ही बोलता है, उसने सोया मिल्क ढक्कन में क्यों डाला? क्या वो नहीं चाहती कि मैं सीधे थर्मस से पीऊं? दूसरी तरफ मिशेल अपने गमले को देखती है तो बहुत ही ज्यादा अंकुर उगने लगते हैं। तभी वहां पर सिस्टम आकर बोलता है, बधाई हो, आपने अपनी किस्मत बढ़ाने का नया तरीका अनलॉक किया है। 50 अंकुर एक छोटा पौधा बना सकते हैं। दूसरा पौधा उगाने के लिए 21 और प्राप्त करें। मिशेल विक्टर से बोलती है, क्या और चाहिए? और ले लो, और लो, और लो, ये आखिरी कप है। विक्टर मन में ही बोलता है, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही है? ये दूसरी लड़की से बात करने की सजा है। मिशेल बोलती है, अगर तुम्हें पसंद है तो क्या मैं तुम्हें रोज मिठाई की जगह इसका 1 कप लाकर दूं? विक्टर बोलता है, नहीं, मुझे मिठाई चाहिए। कौन सा आदमी पूरे दिन सोया मिल्क पीता है? और वो मन में ही बोलता है, क्या हो अगर इससे मेरी छाती बढ़ जाए? मिशेल उदास होकर बोलती है, अच्छा ठीक है। तभी वहां पर म्यूजिक टीचर आकर उन्हें देख लेते हैं और वो विक्टर से बोलते हैं, विक्टर फू, प्लीज राचामानिनोफ की पियानो कॉन्सर्टो नंबर 3 इन डी माइनर कक्षा को सुनाएं। विक्टर मिशेल को देखते हुए सोचता है, उसने मुझे पियानो बजाते हुए अभी तक नहीं देखा है ना? तो फिर मैं उसे अपनी कुछ कला दिखाऊंगा। और वो जाकर पियानो बजाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर मिशेल विक्टर को देखते हुए सोचती है, जब वो इतना गंभीर और शांत होता है तो पहले से ज्यादा हैंडसम लगता है। कुछ समय बाद विक्टर मिशेल के पास आकर बोलता है, अब तुम इसका स्वाद लेना बंद कर सकती हो। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं बाद में फिर से तुम्हारे लिए बजा दूंगा। और टीचर ने तुम्हें ऊपर बुलाया है। मिशेल बोलती है, क्या? ओह ठीक है। उसके बाद मिशेल जाकर गिटार बजाते हुए सोचती है, भले ही मैंने बहुत समय से नहीं बजाया है और मैं थोड़ा कमजोर हो गई हूं, लेकिन कोई धुन बजाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और इसी एपिसोड स्टार्ट होता है और लियो मिशेल को देखकर सोच रहा होता है, क्या वो सच में सेलो बजा सकती है? लियो का दोस्त बोलता है, क्या मिशेल झाओ कोई वाद्य यंत्र बजा सकती है? मुझे तो पहले कभी पता नहीं था। लियो सोचता है, मैं उसे 2 सालों से जानता हूं, लेकिन अब लगता है कि मैं उसे पूरी तरह से नहीं जानता। मिशेल को देखकर सुसैन बोलती है, मिशेल, झाओ ने सेलो बजाना कब सीखा? और वो तो बजा भी रही है। यान मन में ही बोलती है, ये ठीक नहीं है। अब तो स्कूल फेस्टिवल का होस्ट बनने का मेरा मौका और भी कम हो गया। मुझे जल्दी से जाकर टीचर से अपनी जगह पक्की करनी होगी। और यान वहां से जाने लगती है। उसके पीछे आते हुए सुसैन बोलती है, यान, मुझे लगता है तुम और भी बेहतर हो। तुम सबसे शानदार पियानिस्ट हो। उसे बाहर जाते हुए विक्टर देख लेता है। फिर वो अपने दोस्त से बोलता है, वो कहां जा रही है? विक्टर का दोस्त बोलता है, शायद आर्ट्स एंड कल्चर ऑफिस। ये सुनकर विक्टर सोचता है, क्या वो फिर से कोई चाल चलने की कोशिश कर रही है? विक्टर अपने दोस्त से बोलता है, क्या तुम पहले साल के किसी को जानते हो? विक्टर का दोस्त बोलता है, अब तुम क्या कर रहे हो विक? विक्टर बताता है, खैर, मैं तो बस ये नहीं चाहता कि ये खास कोई अपनी चाल में कामयाब हो जाए। उसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां विक्टर का दोस्त मिशेल से बोल रहा होता है, मिशेल, किसे पता था कि तुम में ये हुनर है ना? मुझे कभी पता क्यों नहीं चला कि तुम सेलो बजा सकती हो? मिशेल बोलती है, ये कोई इतना जरूरी हुनर नहीं है। तभी विक्टर अपने दोस्त पीछे करते हुए बोलता है, अपनी लार टपकाती शक्ल यहां से हटाओ। अरे तुम इधर आओ। ये वही लड़का होता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो लड़का बहुत सारा सामान लाकर मिशेल के सामने रख देता है। मिशेल उसे देखते हुए बोलती है, हाँ, ये क्या है? विक्टर का दोस्त बोलता है, वाओ, ये तो गैंग के लिए स्कार्फ है। विक्टर बोलता है, अब तुम मेरी दाहिनी हाथ हो, इसलिए पहले चुनने का मौका मैं तुम्हें देता हूं। मिशेल बोलती है, तुम्हारी गैंग की चीजें कितनी स्टाइलिश हैं,
इन सारे फोन केस और स्कार्फ को देखो जरा। ये बोलकर मिशेल मन में ही सोचती है, अक्टूबर में स्कार्फ पहनना? क्या दक्षिणी लोग सच में ठंड के लिए इतने सेंसिटिव होते हैं? और मिशेल कपड़े को मोड़कर रखने की तैयारी करने लगती है, लेकिन विक्टर बीच में ही उसके हाथ से स्कार्फ ले लेता है, जिससे मिशेल बोलती है, क्या हुआ? लेकिन तभी विक्टर उसे अपने हाथों से स्कार्फ पहनाकर बोलता है, मैंने कहा था ना, ये गैंग का स्कार्फ है, इसका मतलब है कि तुम्हें इसे पहनना ही होगा। ये बोलकर विक्टर मन में ही सोचता है, ऐसे वो ठंड महसूस नहीं करेगी। मुझे सुनिश्चित करना है कि मेरी लिटिल मास्क के पास भी वही सब हो जो यान झाओ के पास है। फिर वो मिशेल के स्कार्फ जैसा एक और अपने लिए स्कार्फ निकालते हुए बोलता है, ठीक है, मैं भी एक बिना सोचे समझे चुन लेता हूं। ये देखकर विक्टर का दोस्त सोचता है, क्या तुम इसे बिना सोचे समझे कहते हो? मुझे तो लगता है तुम बहुत सोच समझकर चुन रहे हो। मिशेल विक्टर को देखकर मन में ही बोलती है, ये तो। फिर वो विक्टर के चेहरे को पकड़कर देखने लगती है, जिससे विक्टर शर्माते हुए बोलता है, तुम क्या कर रही हो? दूसरी तरफ मिशेल सोच रही होती है, इसकी पलकों कितनी लंबी हैं, कितनी सुंदर। तभी मिशेल विक्टर का गला देखते हुए सोचती है, अरे उसने फिर खुद को चोट कैसे पहुंचा लिया? ये तो पिछली बार जैसा ही लग रहा है। विक्टर उसे अपने इतना पास देखकर सोचता है, वो क्या क्लासरूम में मुझे किस करने की कोशिश कर रही है? तभी विक्टर उसे जल्दी से दूर करते हुए मन में ही बोलता है, रुको, वो तो मेरी गर्दन को देख रही है। मिशेल बोलती है, तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? मुझे तो आज ही पता चला। विक्टर बताता है, मेरी इंस्टेंट नूडल्स इतनी गर्म हो गईं कि जिस कांच के बाउल में वो था, वो बाउल ही फट गया। मिशेल बोलती है, तो क्या पिछली बार भी यही हुआ था? विक्टर गिल्टी महसूस करते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। मिशेल बोलती है, थोड़ा और गहराई में जाता तो वो तुम्हारे कैरोटिड धमनी को लग जाता। क्या तुम हमेशा इतने लापरवाह रहते हो? विक्टर बोलता है, क्या तुमने नहीं सुना, लिटिल मास्क, जख्म मर्द का सम्मान चिन्ह होता है। ये सुनकर मिशेल विक्टर को कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो मन में ही बोलती है, लेकिन क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसका सारा भाग्य सोख रही हूं? सिस्टम आकर बताता है, तुम तो बस उसके भाग्य का फायदा उठा रही हो, उसे सोख नहीं रही, इसीलिए उसके छोटिल होने की वजह तुम नहीं हो। ये सुनकर मिशेल बोलती है, शायद मुझे कुछ दिनों के लिए ये करना बंद कर देना चाहिए और देखना चाहिए क्या होता है। इसी बीच हम साहित्य और कला डिपार्टमेंट ऑफिस देखते हैं, जहां एक लड़का बेंजामिन को ले जाते हुए बोलता है, जल्दी करो, एक सीनियर तुम्हें ढूंढ रहा है। बेंजामिन बोलता है, ये क्या बात हुई? मुझे कोई सीनियर नहीं पता। तभी अंदर से आवाज आती है, मैम क्या आपने अगले महीने के स्कूल फेस्टिवल के लिए कोई होस्ट चुना है? यह सुनकर बेंजामिन सोचता है, क्या यान सच में मिशेल को सुझाने आई है? वो मेरी दरियादिल बहन है। और वो लड़का सोच रहा होता है, इससे मिस्टर के की मांग पूरी हो जाएगी, है ना? दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं, जो टीचर से बोल रही होती है, मैं 2 साल से होस्ट रह चुकी हूं, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस इवेंट को होस्ट करने के लिए सक्षम और योग्य हूं। टीचर बोलती है, लेकिन मिशेल झाओ भी काफी लोकप्रिय है। और तभी बीच में ही यान बोलती है, लेकिन फोरम पर बहुत लोग उसे चीटिंग का शक कर रहे हैं। वो मेरी बहन है, इसीलिए मैं जानती हूं कि वो क्या कर सकती है। उसने तो परीक्षा से पहले लियोनार्ड शेन से भी संपर्क किया था। टीचर बोलती है, मैं इस बात पर विचार करूंगी। अगर तुम जो कह रही हो वो सच है, तो उसे होस्ट चुनना स्कूल के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये सब सुनकर बेंजामिन मन में ही बोलता है, ये कैसे हो सकता है? यान तो कभी किसी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की थी। तभी यान बाहर आती है तो उसके सामने बेंजामिन खड़ा होता है। बेंजामिन वहां देखकर यान घबराते हुए बोलती है, तुम यहां कैसे? फिर वो मन में ही बोलती है, वो यहां कब से है? उसने कितना सब कुछ सुना होगा। स्कूल के बाद हम झाओ परिवार का घर देखते हैं, जहां बेंजामिन की मां बेंजामिन से बोल रही होती है, तुमने ये क्या किया? यान से माफी मांगो। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई हैं। बेंजामिन बोलता है, क्यों नहीं? उससे पूछती कि उसने क्या किया है। उसने मिशेल पर चीटिंग का आरोप लगाया और तुम अब भी नाटक कर रही हो। क्या तुम्हें हमें बेवकूफ बनाना अच्छा लगता है? यान रोते हुए बोलती है, हम साथ बड़े हुए हैं, लेकिन तुम मिशेल का पक्ष क्यों ले रहे हो बिना मेरी बात सुने? बेंजामिन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्योंकि तुम उस चीज की लालच करती हो जो तुम्हारी नहीं है। क्या तुम सच में चाहती हो कि सब तुम्हारा पक्ष लें? तभी उसकी मां उसे एक छाता मार देती है, जिसे बेंजामिन गुस्से में बोलता है, अब समझ आया है कि मिशेल घर से क्यों भाग गई। और वो वहां से जाते हुए बोलता है, अब मैं भी इस परिवार में नहीं रहना चाहता। उसे जाते हुए देखकर यान सोचती है, बेंजामिन अचानक ऑफिस के सामने क्यों आ गया? क्या ये मिशेल झाओ का किया हो सकता है? उसके बाद हम अगले दिन स्कूल बिल्डिंग ब्रेक टाइम का सीन देखते हैं, जहां यान सोच रही होती है, मेरे क्लासमेट्स ने कहा कि जब मैं गई तब मिशेल अभी भी परफॉर्म कर रही थी।
तो फिर वो कौन हो सकता है? क्या वो विक्टर फू हो सकता है? लेकिन क्या फू परिवार का बेटा मुझे सिर्फ मिशेल की वजह से निशाना बनाएगा? मुझे उनके रिश्ते के बारे में पता लगाना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लू मिशेल से बोलते हैं, मिशेल मेरा इंतजार करो। मिशेल बोलती है, मिस्टर लू क्या बात है? मिस्टर लू बोलते हैं, हमारी स्कूल को 100 स्कूल्स लीग के लिए एक खाली स्थान मिला है। यह सुनकर मिशेल बहुत ही खुश होकर बोलती है, क्या सच में? मिस्टर लू बताते हैं, हाँ मैं अब मिस्टर जियांग से बात करने जा रहा हूं, शायद तुम सफल हो जाओ। उन दोनों की बातें सुनकर लियो का दोस्त लियो से बोलता है, वाओ जैसी कॉन्ग सही थी, हमारी स्कूल को एक खाली स्थान मिला है। हे भगवान लियो, मुझे भी जैसी ठीक लगती है। उसे बैले आता है और उसके ग्रेड भी अच्छे हैं। लियो बोलता है, चुप रहो। लियो का दोस्त लियो का रोबोट देखकर मन में ही बोलता है, मिशेल के यह कहने के बाद कि उसे लियो अब पसंद नहीं है, लियो लगातार गलतियां कर रहा है। फिर वो लियो से बोलता है, क्यों ना तुम जाकर मिशेल को वापस ले आओ। यह सुनकर लियो गुस्से में बोलता है, चुप रहो और यहां से निकल जाओ। लियो का दोस्त लियो को देखते हुए सोचता है, सब खत्म हो गया, अब वो पूरी तरह बर्बाद है। उसके बाद हम दोपहर के समय एवरग्रीन क्लास में देखते हैं, जहां पर एक लड़की बोल रही होती है, जेसिका तुम्हारी औसत रैंकिंग 19 है और मिस ये तुम्हारी भाभी भी है, तो ये आखिरी स्थान निश्चित रूप से तुम्हारा है। उसका जवाब देते हुए वो लड़की बोलती है, ऑफ बंद करो, अभी नतीजे आए नहीं हैं। और वहीं पर यान बैठी हुई सोच रही होती है, लगता है मिशेल भाग नहीं ले पाएगी। खैर कम से कम मैं 100 स्कूल्स लीग में तो पहुंच जाऊंगी। तभी वहां पर कोई आकर बोलता है, नतीजे आ गए हैं मिशेल, झाओ आखिरी स्थान पर है। यह सुनकर यान और वो चश्मे वाली लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी सुसैन खड़ी होकर बोलती है, जेसिका म्यू की औसत रैंकिंग 19वीं है, उसे नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या ये फिर से कोई अंदरूनी सौदा है? मिशेल ने इस पर कितना खर्च किया होगा? अरे नहीं, विक्टर ने उसके लिए कितना खर्च किया। और मैंने सुना कि मिस्टर गांव ने खास तौर पर इस स्थान की सिफारिश की। क्या स्कूल ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा? यह सुनकर यान मन में ही बोलती है, क्या विक्टर को मिशेल की इतनी मदद करना पसंद है? वो हमेशा मेरे खिलाफ रहता है। इसी बीच हम मिशेल को देखते हैं, जहां पर एक लड़का मिशेल से बोलता है, मिशेल इस बार तुमने हमारी क्लास का बहुत सम्मान बढ़ाया है। मिशेल बोलती है, क्या सच में मैं ही हूं? विक्टर बोलता है, हटो सामने से, अब लिटिल मास्क प्रतियोगी है, अपनी बेवकूफी उसे मत फैलाओ। तभी बाहर से कोई बोलता है, विक्टर फू बाहर क्यों नहीं आते जब तुम अपनी लड़की के लिए सीट तक खरीद सकते हो? यह सुनकर विक्टर गुस्से में बोलता है, हाँ तुमने क्या कहा? फिर वो अपने फोन में सर्च करता है, चिक का मतलब क्या होता है? जवाब आता है, ये एक मजाकिया लहजे में किसी की गर्लफ्रेंड को दर्शाता है। ये देखकर विक्टर खुश होते हुए बोलता है, ओह गर्लफ्रेंड। विक्टर का दोस्त बोलता है, क्या तुम नाराज नहीं हो? विक्टर बोलता है, बिल्कुल हूं, मैं बहुत नाराज हूं। और वो बाहर आते हुए बोलता है, कितनी शोर मचाते हैं ये लोग। बाहर खड़े बच्चे डरते हुए बोलते हैं, अरे नहीं वो आ रहा है। विक्टर उनके पास आकर बोलता है, इतना हंगामा किस बात का है? मिशेल में तो यह काबिलियत है ही। वो बच्चे डरते हुए बोलते हैं, अगर कर सको तो निष्पक्ष रूप से मुकाबला करो, छुपकर गंदी चालें मत चलो। यह सुनकर विक्टर गुस्से में बोलता है, क्या फिर से कहो तो? उन्हें लड़ता देखकर मिशेल वहां जाती है, लेकिन तभी विक्टर का दोस्त उसे रोकते हुए बोलता है, अगर तुम वहां गई तो बात और बिगड़ जाएगी, विक को ही संभालने दो। मिशेल सोच रही होती है, अब लड़ाई मत शुरू करना। हम बाहर देखते हैं, जहां पर टीचर उन्हें लड़ता देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, वहां क्या हो रहा है? फिर से टॉयलेट साफ करना चाहते हो क्या? यह सुनकर विक्टर गुस्से में बोलता है, अगर मुझे टॉयलेट साफ करने को कहा तो मैं पूरी बिल्डिंग गिरा दूंगा। तभी वहां पर टीचर आते हुए बोलती है, डायरेक्टर यह स्लॉट मिशेल झाओ के लिए क्यों है, जेसिका म्यू के लिए क्यों नहीं? डायरेक्टर बताते हैं, मैंने तो बताया था ना, उसे मिस्टर गांव ने चुना है। पीछे से एक और टीचर आकर बोलते हैं, डायरेक्टर थोड़े से फायदे के लिए हमें अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए, नियमों का पालन करें और ये स्लॉट जेसिका को दें। उनकी बातें सुनकर विक्टर हंसते हुए बोलता है, कितनी बेवकूफी है, मैंने तो तुम्हें रिश्वत भी नहीं दी और तुम्हारी ईमानदारी की परवाह किसे है? ये सुनकर वो टीचर विक्टर पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम टीचर से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तभी डायरेक्टर अपना फोन उनके सामने करते हैं और फोन में से मिस्टर गाओ बोलते हैं, केविन जियांग ये सारा हंगामा किस बात का है? मिशेल मेरी मेंटी है, वो उन 3 लोगों में से एक है जिन्होंने मासिक परीक्षा का वो सवाल हल किया, इसमें क्या अनुचित है? मिस बर्निस ये है ना, तो आप ही प्रतियोगिता की उपाध्यक्ष क्यों नहीं बन जाती? मिस्टर गाओ को देखकर वो दोनों टीचर मन में ही बोलते हैं, क्या वो सच में मिस्टर गाओ हैं? मिस्टर गाओ बोलते हैं, मुझे फिर कॉल मत करना, इन सब में कितना झंझट है। उसके बाद टीचर वहां से जाते हुए बोलती है, क्या देख रहे हो सब,
वापस क्लास में जाओ। विक्टर क्लास में आते हुए सोचता है, मुझे पता था मेरी लिटिल मास्क ने अपनी काबिलियत से वो स्लॉट हासिल किया है। फिर वो अपने दोस्त से बोलता है, वो कहाँ है? विक्टर का दोस्त बताता है, उसने कहा था कि वो पढ़ाई करने लाइब्रेरी जा रही है। विक्टर वहां पर एक नोट देखकर सोचता है, ये क्या है? एक नोट। नोट में लिखा होता है, अब से अपना होमवर्क और कॉमिक्स खुद ही संभालना, और तुम्हारे लिए अब कोई मिठाई नहीं। ये देखकर विक्टर सोचता है, मैंने क्या गलत किया? वो अचानक इतनी नाराज क्यों हो गई? इसी दौरान हम मिशेल को देखते हैं, जो अपने मन में सोच रही होती है, भले ही सिस्टम ने कहा कि विक्टर के छोटिल होने का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके भले के लिए मुझे थोड़ी देर उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। तभी उसके कंधे पर कोई अपना हाथ रखकर उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, छोटी अंकुर, तुम फिर से पढ़ाई का नाटक कर रही हो। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, मैक्स जाओ, मिशेल झाओ का दूसरा बड़ा भाई। मैक्स बोलता है, जरा दिखाओ तो क्या काम कर रही हो? मिशेल उसे देखकर मन में ही बोलती है, मैक्स झाओ, क्या वो विदेश में नहीं था? ओह हाँ, आज मिसेस झाओ का जन्मदिन है, तो वो घर पर ही होंगे। मैक्स मिशेल का किताब लेकर बोलता है, वाह, ये प्रतियोगिता के सवाल हैं। मेरी सलाह है कि तुम छोड़ दो। तुम चाहे जितना पढ़ लो, तुम्हारा आईक्यू वहीं रहेगा। लेकिन मिशेल अपना किताब उसे लेकर वहां से जाने लगती है। ये देखकर मैक्स हैरान होते हुए सोचता है, उसे क्या हो गया? उसने पहले कभी मेरी बातों पर ऐसा रिएक्ट नहीं किया था। और वो जल्दी से जाकर मिशेल का गाल पकड़कर बोलता है, छोटी अंकुर, तुम तो अब बहुत घमंडी हो गई हो। यान की नकल करने के बजाय अब बगावती बन रही हो। मिशेल उसका हाथ हटाते हुए गुस्से में बोलती है, दफा हो जाओ। फिर वो मन में ही बोलती है, मैं तुम लोगों पर अब और 5 साल बर्बाद नहीं करने वाली। मैक्स ये सुनकर नाराज होकर बोलता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं दफा हो जाऊं? मैं अभी अभी विदेश से लौटा हूं और तुम स्वागत करने के बजाय तुम मुझे भगा रही हो। मिशेल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा बगावती बन रही हो? और वो मिशेल का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम मेरे साथ होटल चल रही हो? आज जन्मदिन की दावत है और मुझे किसी एहसान फरामोश बच्ची को अनुशासन सिखाने का मूड नहीं है। लेकिन मिशेल अपना हाथ छोड़ाकर उसकी तरफ देखने लगती है। मिशेल को देखकर मैक्स मन में ही बोलता है, उसके चेहरे पर वो भाव क्यों है? क्या उसे मुझे खुश करने का पछतावा है या इस घर में आने का? मिशेल मैक्स से बोलती है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। अगर तुम कल के अखबारों में नहीं आना चाहते तो चले जाओ। ये सुनकर मैक्स उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है, बुला लो, मुझे जरा भी परवाह नहीं। मिशेल बोलती है, ओह, मैं भूल गई कि तुम तो बस एक गुमनाम इंसान हो जिसकी फैन फॉलोइंग सिर्फ बॉट्स से भरी है। मेरी अंदाजा है कि ऐसी बात पर ज्यादा लोग तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देंगे। यह सुनकर मैक्स गुस्सा हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए बोलता है, तुम मेरे साथ होटल चलो। मिशेल अपना हाथ छोड़ाते हुए बोलती है, नहीं, मैं नहीं जा रही। तभी उन दोनों को विक्टर देख लेता है और मिशेल को कोई लड़का छेड़ रहा है। ये देखकर विक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो उसके पास जाते हुए गुस्से में बोलता है, मेरी किसी अपने को तंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मरने का शौक है क्या? विक्टर जाकर मैक्स को एक लात दे मारता है, जिसे मैक्स दूर जाकर गिरता है। फिर वो अपने पीछे देखते हुए बोलता है, ये किसने किया? और मिशेल उन्हें रोकने जाती है। तभी विक्टर का दोस्त उसे रोककर मन में ही बोलता है, विक, इस मौके का फायदा उठाओ और उसकी मदद करो। बाकी सारे लड़के उन्हें लड़ता देखकर बोलते हैं, हे, वो तो विक है ना? वह किसे पीट रहा है? क्या वो कोई गुंडा है? कोई गुंडा स्कूल में घुस आया और एक लड़की को तंग किया? कितनी हिम्मत है! दूसरी तरफ मैक्स अपने चेहरे को बचाते हुए बोल रहा होता है, अरे मेरे चेहरे पर मत मारो, चेहरा नहीं। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां पुलिस वाला उन पर चिल्लाते बोल रहा होता है, स्कूल में लड़ाई कर रहे हो, वो भी हाई स्कूल के छात्र होने पर भी। क्या सोचते नहीं हो कुछ करने से पहले? पता है ना कि सजा मिलेगी। और तुम बाल लाल क्यों रंगे? फिर तुमने उसे मारा क्यों? विक्टर बोलता है, वो तो बदतमीज है, अगर उसे नहीं मारूंगा तो किससे मारूंगा? और जहां तक मेरे लाल बालों की बात है, वो इसलिए है क्योंकि मैं हैंडसम हूं। वैसे भी कानून में लाल बाल रखने की मना तो नहीं है ना? तुम यहां हो, मिशेल कहां है? फू, परिवार के चीफ वकील बताते हैं, मिस्टर फू, मिस झाओ बाहर इंतजार कर रही हैं। विक्टर बोलता है, उस बदबूदार गुंडे को उसके पास मत जाने देना। मैक्स बोलता है, किसे गुंडा कह रहे हो तुम? मैं उसका दूसरा बड़ा भाई हूं। मैं तो बस उसे जन्मदिन की दावत के लिए वापस ले जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाला बोलता है, तुम भी कोई बवाल मत करो। अगर तुम उसके भाई हो तो फिर लोगों ने तुम्हें गुंडा क्यों समझा? तुमने लड़ाई क्यों शुरू की? मैक्स बोलता है, मैं एक कलाकार हूं, मुझे डर था कि फैंस पीछा करेंगे,
इसलिए मैं उसे जल्दी साथ ले जाना चाहता था। यह सुनकर विक्टर का दोस्त हंसते हुए बोलता है, फैंस? हाँ, विक के तो तुमसे ज्यादा फैंस हैं। विक्टर वहां से जाते हुए बोलता है, ओह, लगता है मेरे कुछ बाल झड़ गए। क्या तुम उस जगह गए थे और गिनती की? चिफोकील बोलते हैं, हाँ मैंने किया। आप निश्चिंत रहें। अब सज्जनों, मैं उसकी तरफ से आप लोगों से आगे बात करूंगा। विक्टर बाहर आता है। मिशेल उसे देखकर बोलती है, कैसा रहा सब? विक्टर बताता है, कोई बड़ी बात नहीं। मिस्टर जांग सब कुछ निजी तौर पर सुलझा लेंगे ताकि साइमन मुसीबत से बच जाए। और विक्टर मिशेल को देखते हुए सोचती है, अच्छा हुआ कि लिटिल मास्क की कलाई पर चोट नहीं आई, वरना मैं उसे छोड़ता नहीं। मिशेल बोलती है, यहां आओ और अपनी चोटों का इलाज करवाओ। विक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, रुको जरा, तुम्हारे भाई को मारने के लिए माफी चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि वो। मिशेल उसे ऐसा देखकर हंसते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे उनकी परवाह नहीं है। जब तक तुम लोग ठीक हो, मैं भी ठीक हूं। विक्टर का दोस्त बोलता है, हम ठीक हैं। दोस्तों को हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए और चिंता मत करो। विक ने बाकियों को अच्छी तरह समझा दिया है, तो आज की घटना के बारे में कोई बात नहीं करेगा। विक्टर मिशेल को सहलाते हुए बोलता है, ठीक है, क्या तुम यहां थोड़ी देर इंतजार कर सकती हो? चलो बाद में साथ निकलते हैं। पहले डिस्पेंसरी में जाकर अपनी चोटों का इलाज करवा लेता हूं। मिशेल बोलती है, ठीक है। फिर वो मन में ही बोलती है, हेलेन और सैमडोंग को छोड़कर आज तक किसी ने मेरे लिए इस तरह खड़े होकर साथ नहीं दिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग परिवार हैं या नहीं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली मायने उन लोगों के हैं जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और मिशेल की माँ बोल रही होती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मिशेल हमसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है? उसने तो बस अभी अभी घर छोड़ा था, है ना? बड़े भाई बताते हैं, सच कहूं तो जब से वो पिछली बार गई है, मैं उसे घर वापस लाने के लिए मना नहीं सका। मैंने ये बात छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि आप नाराज हो जाओगी। मिशेल के पिता बोलते हैं, मेरे जाने के बाद आखिर हुआ क्या था? बड़े भाई उन पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, आप दोनों को पहले खुद से पूछना चाहिए कि क्या आपने कभी मिशेल की परवाह की है? मिशेल की माँ बोलती है, वो तो बस जिद कर रही है। और ये सब देखकर बेंजामिन मन में ही बोलता है, यही वजह है कि मिशेल घर वापस नहीं आना चाहती। तभी वहां पर मिशेल आती है। फिर वो विक्टर से बोलती है, थोड़ी देर यहीं रुको, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। विक्टर का दोस्त बोलता है, मिशेल, तुम सच में अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने वाली हो क्या? विक्टर बोलता है, उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है, तो अपनी बेवजह और परेशान करने वाली सलाह देना बंद करो। फिर वो मिशेल से बोलता है, मिशेल, तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने फैसले खुद लो। कोई भी फैसला अच्छा होता है, बस उसे अच्छे से सोच विचार कर लिया जाए तो। मिशेल बोलती है, ठीक है। विक्टर मन में ही बोलता है, क्या मुझे सच में उसे ऐसी चीजें खुद ही संभालने देनी चाहिए? लेकिन और वो मिशेल से बोलता है, अपना फोन दो मुझे। मिशेल हैरान होकर उसे अपना फोन दे देती है। विक्टर उसके फोन में जल्दी से अपना नंबर सेव कर बोलता है, अब तुम्हारी स्क्रीन हमेशा चालू रहेगी और उस पर मेरा फोन नंबर दिखेगा। जैसे ही तुम कॉल करोगी, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। पीछे से विक्टर का दोस्त बोलता है, और मैं भी। मिशेल वहां से जाते हुए सोचती है, देर पतझड़ में रात को ठंड लगती है, लेकिन अब मेरे पीछे मजबूत सहारा है। फिर वो आकर अपने परिवार से बोलती है, मुझे अब और परेशान मत करो, ये बहुत ही अनोइंग है। मिशेल की माँ बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो? हम इस बारे में घर पर बात करेंगे। मिशेल बोलती है, समझ नहीं आता क्या? सारे रिश्ते तोड़ने का मतलब है कि तुम्हें अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी होगी और मैं भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रहूंगी। कानून के अनुसार इसका मतलब है कि अब हम एक दूसरे के प्रति कोई लेना देना नहीं रखते। और मिशेल बड़े भाई को उनका कार्ड वापस देते हुए बोलती है, मैंने हेलिन से $17,730 उधार लिए ताकि मैं पिछले 2 सालों में तुमने मुझ पर जो खर्च किया है वो चुका सकूं। मैं उसे धीरे धीरे चुका दूंगी, लेकिन मैं तुम लोगों का कर्जदार नहीं रहना चाहती। बेंजामिन बोलता है, दीदी। तभी मिशेल बीच में ही बोलती है, मुझे वो मत कहो। मिशेल की माँ बोलती है, क्या तुम्हें मेरे जन्मदिन पर गुस्से में ऐसे शब्द कहने ही थे? बड़े भाई बोलते हैं, हाँ, कम से कम आज के दिन तो मत। मिशेल बीच में ही उनका बात काटते हुए बोलती है, ये शब्द कभी गुस्से में नहीं कहे थे, मेरी गलती थी। मुझे अपने जैविक माता पिता का प्यार या वो चीजें नहीं चाहनी चाहिए थीं जो कभी मेरी थी ही नहीं। अब तुम्हें मेरे और यान के बीच फंसा हुआ महसूस नहीं करना पड़ेगा और कोई तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। प्लीज इसे अपनी आखिरी जिम्मेदारी समझकर मुझे जाने दो। ये बोलकर मिशेल विक्टर को कॉल कर देती है। उसके बाद उस पूरे जगह पर शांति का माहौल छा जाता है और तभी वहां पर विक्टर अपना बाइक लेकर आता है। फिर वो मिशेल को एक हेलमेट पहनाकर उसके आंसू को साफ करते हुए बोलता है,
क्या तुम सच में यहां से निकलकर इतनी खुश हो? चलो बैठो। विक्टर मिशेल को वहां से ले जाते हुए मन में ही बोलता है, क्योंकि उन्हें लिटिल मास्क नहीं चाहिए तो फिर अब वो मेरी होगी। उसके बाद हम रात के समय झाओ परिवार का घर के अंदर देखते हैं, जहां यान सोच रही होती है वो रोने की आवाज, और जब वो अंदर देखती है तो उसकी मां जोर जोर से रो रही होती है। ये देखकर यान उनके पास जाकर बोलती है, उदास मत हो मां, आपके पास मैं हूं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मिशेल की मां यान का ड्रेस देखकर मन में ही बोलती है। ये ड्रेस तो तभी उन्हें याद आता है जहां यान बोल रही होती है, मां मैं मिशेल की ड्रेस पहनना चाहती हूँ, इससे मैं गोरी लगती हूँ। मिशेल की मां बोलती है, हाँ ये तो बस एक ड्रेस है, मुझे यकीन है उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये याद करके मिशेल की मां मन में ही बोलती है, मैंने ही अपनी सगी बेटी को खुद से दूर कर दिया। दूसरी तरफ हम मिशेल और विक्टर को देखते हैं। कुछ समय बाद विक्टर मिशेल का हेलमेट निकलते हुए उसके बालों को सही करने लगता है। विक्टर मिशेल का बाल सही करते हुए बोलता है, यहाँ रात में बहुत ठंड है, अगर हम और देर तक बाहर रहे तो हमारी उंगलियां जमने लगेंगी। मिशेल विक्टर का चेहरा छूते हुए बोलती है, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? विक्टर शर्माते हुए बोलता है, ऐसी छोटी चोट तो कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर विक्टर का दोस्त और हेलिन आ जाते हैं। उन्हें वहां देखकर मिशेल बोलती है, तुम हेलिन को साथ क्यों लाए? विक्टर का दोस्त बताता है, इतनी खास घड़ी पर बारबेक्यू सेलिब्रेशन तो जरूरी है, वो तो विक ने मुझसे कहा कि तुम्हारे दोस्त को साथ लाऊं। चलो मिशेल बैठ जाओ। तभी विक्टर बोलता है, रुको जरा जैकी, तुम पैसेंजर सीट पर बैठो। जैकी जियांग कार से बाहर निकलते हुए बोलता है, बहुत समय हो गया मिले हुए, क्या तुम ऐसे ही अपने पुराने दोस्त का स्वागत करते हो? फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, जैकी जियांग विक्टर फू का बचपन का दोस्त। मिशेल जैकी को देखते हुए मन में ही बोलती है, क्या वो संभावित उम्मीदवारों की सूची में दूसरे नंबर पर नहीं है? मिशेल जैकी को घूरता देखकर मिशेल से बोलता है, क्या हुआ? इतनी रात को भी तुम्हारी नजर कितनी तेज है? फिर वो मन में ही बोलता है, क्या जैकी वाकई इतना हैंडसम है? उसने मुझे पहले कभी ऐसे नहीं देखा। जैकी बोलता है, जल्दी कार में बैठो, मैं भूख से मरने वाला हूं। कुछ समय बाद हम बारबेक्यू रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं, जहां मिशेल और जैकी एक साथ बोलते हैं, ओह अच्छा तो वो तुम हो। विक्टर बोलता है, तुम हो से क्या मतलब है? लिटिल मास्क, क्या तुम और जैकी पहले से एक दूसरे को जानते थे? मिशेल बोलती है, नहीं ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने पहले आर्ट्स एकेडमी में सेलो परीक्षा में उसकी जगह ली थी। उसका निकनेम हैंडसम जे है। विक्टर बोलता है, तो क्या तुम दोनों ने पहले ही कांटेक्ट शेयर कर लिया है? मिशेल बोलती है, हाँ। विक्टर बोलता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों की बननी तय है? मिशेल बोलती है, हाँ ऐसा कह सकते हो। चलो हाथ मिलाते हैं, भविष्य में ऐसी किसी भी चीज में मदद चाहिए हो तो बेहिचक कहना। जैकी हाथ मिलाते हुए बोलता है, हाँ ठीक है। और जैकी के हाथ मिलाते ही बहुत सारे अंकुर उग जाते हैं, जिसे मिशेल मन में ही बोलती है, भले ही ये विक्टर फू जितना नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा है। मिशेल बोलती है, जैकी जबकि तुम कुछ समय से स्कूल नहीं आए, क्या तुम्हें परीक्षा के पेपर्स में मदद चाहिए? और क्या तुम्हें अपनी कक्षा की ड्यूटी के लिए किसी की जरूरत है? ये सब देखकर विक्टर का दोस्त मन में ही बोलता है, हे भगवान, तुम्हें माहौल समझ नहीं आता क्या? विक्टर मिशेल को पकड़कर गुस्से में बोलता है, तुम मेरे साथ हो या उसके? मिशेल बोलती है, क्या मैं दोनों का नहीं हो सकती? फिर वो मन में ही बोलती है, क्या वाकई इस बात पर टक्कर लेने की जरूरत है? विक्टर बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें हम में से सिर्फ एक को चुनना होगा, समझी? अब फैसला करो। जैकी विक्टर को चिढ़ाते हुए बोलता है, मैं क्या करूं, मेरा आकर्षण ही इतना जबरदस्त है। दूसरी तरफ मिशेल सोच रही होती है, 6% और 2%, मुझे तो विक्टर फू के 6% ही चुननी पड़ेंगी। फिर वो विक्टर से बोलती है, तो मैं तुम्हारी साथी बनने का चुनाव करती हूं। ये सुनकर विक्टर हंसते हुए बोलता है, लगता है कि आखिरकार मैं ही सबसे ज्यादा आकर्षक हूं। मिशेल मन में ही बोलती है, मुझे लगता है कि मेरे दिल के अंदर कुछ चुपचाप उग रहा है और इससे मेरे अंदर एक प्यारी सी गर्माहट महसूस होती है। मिशेल कुछ ज्यादा ही पीने के बाद विक्टर से बोलती है, हाँ विक्टर फू ऐसे झूलना बंद करो। विक्टर बोलता है, मैं झूल नहीं रहा हूं, हाँ लिटिल मास्क। तभी मिशेल विक्टर से गले लगकर रोते हुए बोलती है, दादी माँ। ये देखकर विक्टर सोचता है, यहाँ क्या चल रहा है? हेलिन बताती है, अरे नहीं, मिशेल शराब नहीं पी सकती, अगर उसने पी ली तो तुरंत नशे में आ जाती है। विक्टर बोलता है, तो ये पहले क्यों नहीं बताया? मिशेल मिर्च पाउडर से सने हाथ से अपने आंसू को साफ करते हुए बोलती है, दादी माँ। ये देखकर विक्टर सोचता है, मैंने उसे पहले कभी इतना रोते नहीं देखा। फिर विक्टर हेलिन से बोलता है, इसकी दादी कौन है और वो कहाँ रहती हैं? उनका पता भेजो। हेलिन बोलती है, वो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी हैं। मिशेल वाकई उतनी लाड प्यार में नहीं रही
जितना तुम लोग सोचते हो। तभी मिशेल बोलती है, दादी माँ चली गईं, ये सब मेरी गलती है। विक्टर बोलता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, चलो घर चलते हैं, ठीक है। विक्टर का दोस्त बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि उसने इतना कुछ झेला है। कुछ समय बाद मिशेल अपनी आंखें खोलते हुए सोचती है, हाँ विक्टर फू फिर से मेरे जूते के फीते क्यों बांध रहा है? कितनी ठंड है, मैं अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? ये तो एक गर्म स्ट्रीट लैंप है। और मिशेल विक्टर से गले लगते हुए सोचती है, आखिरकार अब ठंड नहीं लग रही, मैं अब सोने जा रही हूं। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां मिशेल अपनी आंखें खोलते हुए मन में ही बोलती है, ये क्या हो रहा है? क्या तापमान 10 डिग्री से ज्यादा गिर गया है? लेकिन मैं कार में क्यों हूं? हाँ, विक्टर भी यहां है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मिशेल बाहर देखते हुए बोलती है, और भी क्या ये? तभी कार का ड्राइवर बोलता है, हम पहुंच गए, अब कार से बाहर निकलो। मिशेल बाहर निकलते हुए मन में ही बोलती है, क्या ये एलिस इन वंडरलैंड है? मैं फिर से ट्रेन सिटी में कैसे आ गई? विक्टर बाहर खड़ा बोलता है, घर में स्वागत है लिटिल गर्ल। हेलेन बोलती है, क्या इंटरनेशनल क्लास में सब इतने अजीब हैं? विक्टर का दोस्त बोलता है, सच कहूं तो मैं ही सबसे सामान्य हूं और सबसे हैंडसम भी। मिशेल बोलती है, हम यहां क्यों आए हैं? विक्टर का दोस्त बताता है, तुम्हारे शहर में कोई हेलीपैड नहीं है, इसलिए विमान पहले सिटी सेंटर में उतरा, फिर विक ने यहां पहुंचने के लिए एक बस किराए पर ली। ये सुनकर मिशेल मन में ही बोलती है, मैं अभी जैसा महसूस कर रही हूं उसे बयान करना मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे किसी ने सबसे ठंडी घड़ी में मुझे गर्माहट दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। विक्टर बोलता है, ठीक है, जल्दी अंदर आओ, यहां बाहर बहुत हवा है। विक्टर को वहां से जाते हुए देखकर मिशेल सोचती है, मेरे लिए वो बहुत खास है, उसकी किस्मत के बिना भी। मिशेल अंदर जाकर देखते हुए सोचती है, यहां सब कुछ बदल गया है। जैकी ठंड में कांपते हुए बोलता है, तुमने उन्हें हमें लेने का समय क्या बताया? विक्टर बोलता है, खैर लिटिल मास्क अभी अभी पहुंची है, और वैसे भी मुझे पता चला कि वापस जाने वाली एकमात्र ग्रीन ट्रेन सुबह 7 बजे है। यह सुनकर जैकी बोलता है, रुको, प्राइवेट जेट का क्या हुआ? विक्टर बताता है, जैसे ही हम प्लेन से उतरे मेरे बुजुर्ग पिता को खबर मिल गई, फिर उन्होंने मेरे पास 52 मिस कॉल किया और उन्होंने मेरे सारे सुविधाएं छीन ली है। जैकी हाथ जोड़कर बोलता है, उम्मीद है कि तुम वापस जाकर फिर से सब सही करोगे। विक्टर वहां से जाते हुए बोलता है, अगर बात लिटिल मास्क की हो तो मुझे पिटने में कोई दिक्कत नहीं। और वो मिशेल के पास आकर बोलता है, ये लगाओ, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। मिशेल वो अपने आंखों पर लगाकर बोलती है, आंखों की सूजन कम करने वाला पैच, ये तुम्हें कहां से मिला? विक्टर भी अपने लिए एक लगाकर बोलता है, बस यूं ही खरीद लिया। तभी मिशेल बोलती है, रुको जरा। ये बोलकर मिशेल उसके मास्क को सही करने लगती है और ये करते समय वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास आ जाते हैं, जिसे उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी वहां पर विक्टर का दोस्त आकर बोलता है, ये तो गलत है, मैंने भी ठीक से नहीं सोया हूं, मुझे क्यों नहीं मिला? विक्टर उसे दूर करते हुए गुस्से में बोलता है, हटो, सिर्फ 2 ही हैं। मिशेल उसे अपना मास्क देते हुए बोलती है, क्यों ना मैं तुम्हें अपना दे दूं, मैंने अच्छी नींद ली है, मेरी आंखें भी ठीक हैं। विक्टर का दोस्त उसे लेने जाता है, तभी विक्टर उसे मारते हुए बोलता है, ये लो। ये देखकर मिशेल बोलती है, क्या सिर्फ 2 नहीं थे? विक्टर बोलता है, मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास एक और डिब्बा था। कुछ समय बाद एक औरत बोलती है, अरे मिशेल, तुम वापस आई? मिशेल बोलती है, मैडम ली, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैडम ली मिशेल को सहलाती है, जिससे मिशेल हंसते हुए बोलती है, मैडम ली, अब मैं पहाड़ों में अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ। मैडम ली बोलती है, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने तक कुछ अच्छा बना दूंगी। उसके बाद हम बारिश के बाद कब्रिस्तान का सीन देखते हैं, जहां हेलेन बोलती है, बारिश के बाद यहाँ ठंड लग रही है। विक्टर का दोस्त बोलता है, कोई ताज्जुब नहीं कि जैकी यहाँ नहीं आना चाहता था। मिशेल बोलती है, तुम तीनों पहले वापस क्यों नहीं चले जाते? विक्टर का दोस्त बोलता है, ठीक है, हम पहले वापस चलते हैं। विक्टर बोलता है, मुझे ठंड नहीं लग रही, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। विक्टर का दोस्त बोलता है, ठीक है, तो तुम मिशेल के साथ रहो। विक, मैं अब हेलेन के साथ नीचे जा रहा हूँ। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, सही कहा, किसी लड़की को दूर पहाड़ी इलाके में अकेला छोड़ना बिल्कुल अच्छा विचार नहीं है। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। विक्टर मिशेल को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं उसे कैसे दिलासा दूं? सच में मैं तो साइमन को वापस बुलाना चाहता हूँ। तभी मिशेल बोलती है, मैं ठीक हूँ, मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं, क्या हम कल स्कूल वापस जा सकते हैं? विक्टर बोलता है, हाँ बिल्कुल। तभी वहां पर एक कुत्ता आकर उन्हें भौंकने लगता है। ये देखकर मिशेल बोलती है, ये कुत्ता यहाँ कब आया? और मिशेल विक्टर का हाथ पकड़कर मन में ही बोलती है, उसके हाथ इतने पसीने से भरे क्यों हैं? विक्टर उसे देखकर डर से कांपने लगता है। मिशेल पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है, विक्टर! उसे डर से कांपते हुए देखकर मिशेल सोचती है, मैंने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। विक्टर होश में आते ही मिशेल का हाथ पकड़कर बोलता है,
चलो भागो। लेकिन तभी मिशेल का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसे मिशेल नीचे गिरने लगती है। लेकिन विक्टर उसे नीचे गिरते हुए बच्चा लेता है। तभी वहां पर उस कुत्ते का मालिक आकर बोलता है, इसके लिए माफ कीजिए, क्या आप लोग ठीक हैं? विक्टर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, हमें छोड़ो, अपने कुत्ते को पट्टे पर रखो और यहां से ले जाओ। फिर वो मिशेल वो उठाते हुए बोलता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चलो वापस चलें और साफ हो जाए। मिशेल बोलती है, हाँ ठीक है। उसके बाद हम रात के समय मैडम ली का घर देखते हैं, जहां जैकी मिशेल से बोलता है, क्या तुम लोगों को कोई बड़ा कुत्ता मिला था? मिशेल बोलती है, हाँ सही कहा। क्या विक्टर को कुत्तों से जुड़ा कोई मानसिक आघात है? फिर वो मन में ही बोलती है, उसका रिएक्शन अजीब था और जब से हम लौटे हैं तब से वो चुप है। जैकी बोलता है, खैर कुछ गंभीर नहीं है, बस ये कि। तभी वहां पर विक्टर आकर बोलता है, तुम दोनों पकड़े गए, मेरी पीठ पीछे मेरी बातें मत करो। लिटिल मास्क, जब तुमने मुझे अपना बॉस माना है तो दूसरों से मेरी बातें कैसे कर सकती हो? ये सुनकर मिशेल बोलती है, मैंने नहीं। लेकिन वो बीच में ही रुककर मन में ही बोलती है, तो वो फिर से अपने पुराने जिद्दी रूप में लौट आया है। क्या मैं ज्यादा सोच रही थी? इसी बीच हम झाओ परिवार के घर पर देखते हैं, जहां बड़े भाई एक पत्र पढ़ रहे होते हैं। अगर आप लोग चाहे तो आप इस पत्र पढ़ सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। मिशेल की मां रोते हुए बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिशेल अपनी बातों को सच में गंभीरता से लेगी। और एपिसोड स्टार्ट होता है और मिशेल की मां रोते हुए बोल रही होती है, वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? मैंने उसे 10 महीने बाद जन्म दिया था। उन्हें रोता देखकर यान सोचती है, वो सब तो साफ तौर पर सिर्फ मेरे थे, जब तक मिशेल झाओ नहीं आई थी। फिर वो अपने मां के पास जाकर बोलती है, मां, आपने पहले वादा किया था कि आप मैडम झांग को वापस कॉल करेंगी। मिशेल की मां बोलती है, उसने मिशेल को पहले ही इतना तंग किया है तो मैं उसे यहां रहने नहीं दे सकती। उसके लिए सिफारिश करना बंद करो। ये सुनकर यान हैरान हो जाती है और वो भी रोते हुए बोलती है, शायद मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं इस घर को छोड़ दूं। मुझे लगता है कि मिशेल के घर न लौटने की वजह मैं ही हूं। मिशेल की मां बोलती है, ऐसी बकवास करना बंद करो। ये सब सुनकर मैक्स मन में ही बोलता है, ऐसे समय पर ऐसी बातें करना भले ही दयालुता लगे, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहां शेरनेर सोच रही होती है। स्कूल के रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि यान और मिशेल दोनों का जन्मदिन 14 अक्टूबर को है, लेकिन क्यों? फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां शेरनेर ऑनर्सियनली से बोल रही होती है, क्या तुमको यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? ऑनर्सियनली, क्या मिशेल का जन्मदिन 14 अक्टूबर को नहीं है? वही दिन जो यान का भी है। लेकिन ये तो मिशेल ने खुद कहा था और उसके क्लासमेट हेंजवांग ने यह सुन लिया और मुझे बताया। ये याद कर शेरनेर सोचती है, क्या उनमें से कोई नाजायज संतान हो सकता है? मुझे लग रहा है कि मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। तभी एक लड़की आकर बोलती है, हाय अंदर आओ। शेरनेर अंदर जाती है तो सामने मिशेल की मां नौकरों से बोल रही होती है, मिशेल के कमरे में कुछ मत छूना, सब कुछ धूल रोधी चादरों से ढक दो, वो एक दिन घर लौटेगी। ये देखकर शेरनेर मन में ही बोलती है, ये क्या हो रहा है? क्या मिशेल के घर छोड़ने से ये सब सच में इतने टूट गए हैं? यान शेरनेर को देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें यहां किसने आने दिया? बाहर निकलो। नौकर बोलती है, मिस्सी, यान चाहती हैं कि तुम अभी चली जाओ। शेरनेर वहां से जाते हुए बोलती है, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। फिर वो मन में ही बोलती है, झाओ परिवार पहले यान के इर्द गिर्द ही घूमता था, लेकिन आज आंटी बहुत परेशान लग रही थीं, क्योंकि मिशेल घर छोड़कर चली गई है। और ऊपर से जेम्स आज स्कूल में मिशेल को ढूंढने आए थे, यान को नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि झाओ परिवार को पता चल गया कि यान उनकी जैविक संतान नहीं है? क्या वो नाजायज बेटी हो सकती है? मुझे यान या मिशेल से कुछ जानकारी निकालने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। उसके बाद हम सिटी का रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, जहां मिशेल अपने फोन में देखकर विक्टर से बोलती है, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे कुछ बुजुर्गों को एयरपोर्ट से लेने जाना है। फिर वो मन में ही बोलती है, डोंग परिवार की फ्लाइट रात 10 बजे लैंड करेगी, यानी अब से 1 घंटे बाद, मतलब मैं अभी भी पहुंच सकती हूँ। विक्टर का दोस्त बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, फिर हेलिन और जैकी को घर ले जाऊंगा। मिशेल बोलती है, लेकिन एयरपोर्ट तक का रास्ता लंबा है और तुम सब थके हुए भी हो, मैं अकेले चली जाऊंगी। विक्टर उसे कार में बैठाते हुए बोलता है, इसमें ठीक होने जैसा कुछ नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि कोई अवैध टैक्सी तुम्हें अगवा कर ले और किसी खाई में फेंक दे या बेच दे? पीछे से जैकी बोलता है, फिलहाल तुम्हें अपने लिए दुआ करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर बूढ़ा तुम्हें मार न डाले
तो वो चमत्कार होगा। ये सुनकर मिशेल बोलती है, तो अब तुम्हारा क्या होगा? विक्टर बोलता है, मैं तो किसी के मुंह लेने आने का इंतजार करूंगा। तुम लोगों के साथ इस छोटी सी कार में ठूंस कर बैठना मेरे बस की बात नहीं। क्या हुआ? ये मत कहना कि तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। मिशेल बोलती है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। ये सुनने के बाद विक्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। विक्टर शर्माते हुए बोलता है, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिशेल बोलती है, तुमने चोरी छिपे प्राइवेट जेट उड़ाया और क्लास छोड़ दी, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटेंगे नहीं? विक्टर बोलता है, मैं इकलौता बच्चा हूं तो मैं ठीक रहूंगा। और विक्टर मिशेल का सर सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें अब निकल जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। मिशेल बोलती है, ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना। ये बोलकर मिशेल वहां से चली जाती है और मिशेल के जाते ही विक्टर के सामने एक कार आ जाती है। कार में से वो आदमी बोलता है, यंग मास्टर, मास्टर चाहते हैं कि आप तुरंत पुराने हवेली की ओर आए। उसके बाद हम फू परिवार की पुरानी हवेली देखते हैं, जहां बूढ़ा आदमी विक्टर को मारते हुए बोल रहा होता है, तुम चोरी छिपे प्राइवेट जेट चला रहे हो और मेरी कॉल्स को नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे हुई? कहां भाग रहे हो तुम, बदमाश? विक्टर भागते हुए बोलता है, बचाओ, वो मुझे मारने वाला है। और विक्टर एक पत्थर पर चढ़कर बोलता है, मुझे वो पसंद है, अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। नहीं, मैं फू परिवार की बिल्डिंग से कूद जाऊंगा ताकि उनकी कंपनी के शेयर गिर जाए। अगर मैं मर गया तो फू परिवार का उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। उसके दादाजी गुस्से में बोलते हैं, अगर तुम्हारा बड़ा भाई नहीं मरा होता तो क्या तुम्हारी बारी आती? तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता और बड़े भाई की मौत हुई। ये सुनकर विक्टर उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो नीचे आते हुए बोलता है, मेरा भाई अब नहीं रहा, अब सिर्फ मैं ही बचा हूं। आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी वहां पर चीफ वकील आकर उन्हें एक पेपर देते हैं। विक्टर के दादाजी उस पेपर को फेंकते हुए बोलते हैं, मैं वैसे भी अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन इस्तेमाल हो जाने के बाद भी मदद की पेशकश करना मूर्खता होगी। विक्टर उन पेपर को उठाते हुए सोचता है, शायद वो फिर से मिशेल और मेरे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। विक्टर उस पेपर को फिर से उन्हें वापस देते हुए बोलता है, ये मुझ पर असर नहीं करेगा, मैं सिर्फ वही मानता हूं जो मैं खुद देखता हूं। ये सुनकर विक्टर के दादाजी चिल्लाते हुए बोलते हैं, दफा हो जाओ, अपने घर लौट जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। विक्टर वहां से जाने लगता है। उसे जाते देखकर चीफ वकील मन में ही बोलते हैं, पहले वो एक विनम्र और सभ्य बच्चा था, लेकिन उस घटना के बाद से। उसके बाद हम विक्टर का घर देखते हैं, जहां विक्टर की मां विक्टर को देखकर उसे बोलती है, तो तुम्हें वापस आना भी आता है? सुना है तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, तुम तो कमाल हो। लेकिन विक्टर उन्हें नजरअंदाज करके आगे जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी मां एक कप चलाकर मारती है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाता है। विक्टर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे पुलिस स्टेशन से मिस्टर जांग लेकर आए थे और जो प्राइवेट जेट मैंने इस्तेमाल किया वो मेरे नाम पर है, तो इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? यहां पर हमें इनके बारे में बताया जाता है, कैरोल्यू विक्टर फू की मां। विक्टर की मां विक्टर पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें अब भी प्यार करने की हिम्मत है? क्या तुम भूल गए कि तुमने उनके साथ क्या किया था? तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता और बड़े भाई की मौत हुई और तुम फिर भी इतने खुश कैसे रह सकते हो? ये सब सुनकर विक्टर उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। विक्टर की मां बोलती है, खुश हो तुम ही अकेले क्यों बचे? बताओ, सिर्फ तुम ही क्यों जिंदा बचे? तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता और बड़े भाई दोनों मर गए। तुम्हें बचाने के लिए उनकी जान देना क्या वाकई सही था? विक्टर ये सुनकर गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। पीछे से विक्टर की मां बोल रही होती है, मैंने तो बस कुछ बातें ही कही और तुम सहन नहीं कर पा रहे। तुम्हारे बड़े भाई और पिता दोनों अब नहीं रहे। क्या तुमने कभी सोचा कि वो जमीन के नीचे ठंडे पड़े हैं? विक्टर ऊपर अपने कमरे में आकर लेट जाता है। उसके बाद हम विक्टर के बड़े भाई और विक्टर के पिता को देखते हैं। विक्टर के पिता विक्टर से बोल रहे होते हैं, विक जाओ और मदद ढूंढो। विक्टर वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़ जाते हैं। उसके बाद हम विक्टर को देखते हैं, जो सोते हुए बोल रहा होता है, मेरी गलती थी, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी वो हफ्ते हुए अचानक से अपनी आंखें खोलता है और वो जाकर अपना दवा खाने लगता है। तभी बाहर से विक्टर की मां बोलती है, सिर्फ तुम ही क्यों जिंदा बचे? जब तुम्हारे पिता ने मदद के लिए कॉल करने को कहा था, तब तुम इतनी देर से क्यों पहुंचे? माफ करना विक, माफ करना, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर विक्टर मन में ही बोलता है, हाँ, अगर उस समय उन कुत्तों की वजह से मैंने लंबा रास्ता न लिया होता तो क्या हुआ? अगर मेरी टांग काट दी गई, क्या अब सब कुछ अलग होता? लेकिन कम से कम
मेरे साथ लिटिल मास्क है, अगर उसे भी ये सब पता चल गए तो क्या वो भी मुझे मेरी माँ और दादा की तरह दोष देगी? क्या वो इसके बाद भी कहेगी मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ? नहीं, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ ताकि जवाब जान सकूं। उसके बाद हम मिशेल के हॉस्टल के बाहर देखते हैं, जहां विक्टर बैठकर सोच रहा होता है मैं बस तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो जाग ना जाए। जो मेरे भाई और पिता के साथ हुआ उसकी वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन जब तक लिटिल मास्क मुझे पसंद करती है तब तक मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। कुछ समय बाद मिशेल विक्टर को बाहर खड़ा देख लेती है। फिर वो बाहर जाकर बोलती है, विक, तुम इतनी सुबह यहां क्या कर रहे हो? क्या तुमने रात में सोया नहीं? विक्टर शर्माते हुए बोलता है, क्या? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो बस यहां से गुजर रहा था क्योंकि आज जल्दी उठ गया था। ठीक है, ये लो। मिशेल विक्टर से वो सामान लेते हुए बोलती है, तुम इतनी सुबह सिर्फ मुझे नाश्ता देने के लिए आए हो? विक्टर बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा सिर्फ से? मेरे ड्राइवर ने बहुत ज्यादा खाना खरीद लिया, तो इसे साइमन और बाकी लोगों के साथ क्लासरूम में बांट दो। मिशेल बोलती है, तो फिर तुमने सीधे क्लासरूम में ही क्यों नहीं दे दिया? विक्टर बोलता है, क्या मैं अपना वो स्कार्फ लेने नहीं आ सकता जो मैंने कल तुम्हारे बैग में रखा था? वो महंगा है। मिशेल बोलती है, ओह हाँ सही है, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, और मुझे तो लगा कि तुम खास तौर पर मुझे नाश्ता देने आए हो। उसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां विक्टर मिशेल से बोलता है, तुम 100 स्कूल्स लीग ट्रेनिंग कैंप में कब जा रही हो? मिशेल बताती है, हाँ ये 23 अक्टूबर से शुरू होता है और 10 दिन चलेगा। विक्टर बोलता है, तो क्या तुम्हें अपना जन्मदिन ट्रेनिंग कैंप में ही बिताना पड़ेगा? ये सुनकर मिशेल मन में ही बोलती है, क्या उसने अचानक मेरी बातें याद कर ली? फिर वो हंसते हुए बोलती है, हम उस बारे में समय आने पर बात करेंगे। तुम सबको मेरे साथ मेरी दादी के घर चलना ही सबसे अच्छा तोहफा था। विक्टर बोलता है, ठीक है, फिर उस बारे में बात करते हैं। ये बोलकर विक्टर मन में ही बोलता है, उसके जन्मदिन पर मैं ट्रेनिंग कैंप जाऊंगा और उसे एक अच्छा सरप्राइज दूंगा। तभी वो बाहर लियो को देख लेता है। उसे घूरते हुए विक्टर बोलता है, ये तो ऐसा क्यों लग रहा है कि वो शेन नाम वाला लड़का आजकल हमेशा यहीं आ रहा है? मिशेल विक्टर का हाथ पकड़कर बोलती है, अरे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? विक्टर बोलता है, पहाड़ पर एक कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए मैं गिर गया था। मिशेल बोलती है, लेकिन मुझे याद नहीं कि कल ट्रेन में कुछ ऐसा देखी थी। विक्टर अपने हाथ को छुपाते हुए बोलता है, तुम्हें ट्रेन में चक्कर आ रहे थे, शायद इसलिए तुम्हें याद नहीं है। मिशेल दवा निकालकर उसे लगने लगती है। कुछ समय बाद मिशेल उसके कपड़ों को उतारते हुए सोचती है, ऐसा लग रहा है कि इस चोट के पीछे कुछ और है जो वो छुपा रहा है। विक्टर अपने आप को बचाते हुए बोलता है, तुम इतनी सुबह क्या करने की सोच रहे हो? फिर वो मन में ही बोलता है, जैसा कि मैं लिटिल मास्क से उम्मीद करता हूं, शुरुआत से ही इतनी बेबाक। मिशेल बोलती है, रहने दो, अगर तुम्हें और कहीं चोट लगी है तो खुद ही पट्टी कर लो। और मिशेल मन में ही बोलती है, वो हमेशा ऐसा क्यों बर्ताव करता है जैसे कि मैं उसको खाने वाली हूं। तभी वहां पर विक्टर का दोस्त आता है। उसे देखकर विक्टर बोलता है, तुम वहां क्या कर रहे हो? विक्टर का दोस्त बोलता है, बिल्कुल सही समय पर आए। ये देखो विक, मुझे अभी पता चला कि तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, तो मैंने तुम्हारे लिए एक पप्पी लाया ताकि तुम उनसे घुल मिल सको। शायद इस तरह तुम अब उनसे डरना बंद कर दो। विक्टर कुत्ते को देखकर डर से कांपने लगता है। तभी वहां पर मिशेल आकर बोलती है, मजाक बंद करो साइमन, जल्दी से उस कुत्ते को सिक्योरिटी गार्ड को दे दो, नहीं तो मिस्टर लू। विक्टर का दोस्त विक्टर से चिल्लाते हुए बोलता है, विक्टर! और जब मिशेल देखती है तो विक्टर वहां से चला गया होता है। मिशेल वहां से जाते हुए बोलती है, अभी के लिए पप्पी को हटा लो, मैं उसे ढूंढने जा रही हूं। मिशेल पूरे स्कूल में विक्टर को ढूंढने के बाद थक कर बोलती है, ऐसे ढूंढने से कुछ नहीं होगा। ओह हाँ, शायद मैं छत पर जाकर चारों तरफ देख लूं तो उसे जल्दी ढूंढ सकूंगी। और वो जब छत पर जाती है तो उसके सामने विक्टर सोया होता है। विक्टर को देखकर मिशेल मन में ही बोलती है, आखिरकार मिल गए तुम। मिशेल विक्टर के पास बैठकर बोलती है, क्या तुम क्लास में नहीं जा रहे? विक्टर बोलता है, क्लासरूम में बहुत शोर था तो मैं यहाँ आराम करने आ गया, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम क्लास क्यों छोड़ रही हो? ये सुनकर मिशेल सोचती है, ये तो अच्छा सवाल है, क्या मैंने सच में उसके लिए क्लास छोड़ी? लेकिन ये गमले में उग रहे छोटे पौधों के लिए नहीं। हाँ, उस दिन जब वो मेरे साथ मेरी दादी के घर गया, वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त बन गया है, इसलिए मैं उसकी चिंता किए बिना रह नहीं सकती। तभी विक्टर बोलता है, कहीं और जाकर बैठो, अब तो मेरे लेटने की जगह भी नहीं बची। मिशेल बोलती है, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर विक्टर मन में ही बोलता है, ऐसा लगता है कि जब भी अंधेरा मुझे घेरता है तो वो उसे चीरकर अंदर चली आती है, चाहे कुछ भी हो। जिंदगी कड़वी है, लेकिन लिटिल मास्क के साथ थोड़ी मीठी लगती है। और वो मिशेल से बोलता है,
चलो वापस चलते हैं। ये बोलकर वो मन में ही सोचता है, अगर हम जल्दी क्लास में वापस नहीं गए तो लिटिल मास्क को टीचर से डांट पड़ेगी। ये सुनकर मिशेल सोचती है, क्या उसने खुद को पहले ही संभाल लिया। उसके बाद हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं, जहां मिशेल बोल रही होती है, आज रात मेरी डोंग परिवार के बुजुर्गों के साथ डिनर की योजना है, तो मैं अब निकलती हूँ। उसके जाने बाद विक्टर का दोस्त बोलता है, सॉरी विक, मुझे पता नहीं था। विक्टर बोलता है, बस करो, अब उस बारे में बात मत करो, और यहां फिर कभी कोई कुत्ता मत लाना। वैसे स्कूल की प्रतियोगिता टीम वाला शेन लड़का क्या कर रहा है? लगता है वो हमेशा दरवाजे के ठीक बाहर मंडराता रहता है। विक्टर का दोस्त बोलता है, क्या ये वैसा ही नहीं है जैसा मिशेल ने उस दिन कहा था कि वो बस एक दूसरे को जानते हैं? विक्टर उस पर शक करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? विक्टर का दोस्त बात को बदलते हुए बोलता है, ओह विक, क्या मिशेल ने जो दवा वाली वाइन दी थी उसमें से एक बोतल गायब है? विक्टर बोलता है, ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, मैं उसे वॉशरूम में छोड़कर आया हूं, बाद में मैं तुम्हें देख लूंगा। पीछे से विक्टर बोलता है, अरे मेरा इंतजार करो। जब वो दोनों वॉशरूम में आते हैं तो अंदर से आवाज आती है। मिशेल की बनाई मिठाई सच में बहुत स्वादिष्ट थी। फिर भी जब वो गॉड लियो के पीछे थी तब सब कुछ बेहतर था, तब तो मुझे रोज मिठाई मिलती थी। दूसरा लड़का बोलता है, लेकिन अब जब उसका उससे झगड़ा चल रहा है तो हमें वो मिठाई नहीं मिलेंगी। 100 स्कूल्स लीग प्रतियोगिता आने वाली है और वो हमारे साथ ट्रेनिंग करेगी। सोचता हूं क्या वो गॉड लियो से सुलह कर पाएगी? तो वो विक्टर फू को इस्तेमाल कर रही है लियोनार्ड को जलाने के लिए। वो 2 साल से उसका पीछा कर रही है और अब वो मानने ही वाला है। ऐसा तो नहीं कि वो बीच में ही हार मान लेगी, है ना? ये सुनकर विक्टर गुस्से में बोलता है, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? विक्टर का दोस्त बोलता है, वो लोग बस अफवाहें फैला रहे हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। विक्टर उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, ये तो पक्का है, लिटिल मास्क ऐसा इंसान नहीं है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हिम्मत है तो फिर से कहो। विक्टर को देखकर सारे लड़के वहां से भागने लगते हैं। विक्टर उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, वहीं रुक जाओ, शेन का पीछा मौत तक करने से तुम्हारा मतलब क्या है? और क्या वो सुलह कर सकते हैं? इसे तुम्हारा मतलब क्या है? विक्टर का दोस्त उसे रोकते हुए बोलता है, छोड़ो विक, अब शांत हो जाओ। मिशेल बोलता है, ये कहना कि लिटिल मास्क मुझे शेन को जलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, ये तो बिल्कुल बेतुका है। ये सुनकर विक्टर का दोस्त उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिसे विक्टर उससे गुस्से में बोलता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। कुछ समय बाद विक्टर का दोस्त बोलता है, ये सच है, उसने लियोनार्ड शेन का पीछा किया था। लियोनार्ड शेन, वो हैंडसम दिखने वाला सालाना गोल्ड मेडलिस्ट जो किसी की आंखों में नहीं देखता। ये सुनकर विक्टर बोलता है, लेकिन उसने कहा था कि वो बस आम दोस्त हैं। विक्टर का दोस्त बोलता है, लड़कियां शर्मीली होती हैं, और वैसे भी उस समय तुम हमेशा उसे दूर भगाते रहते थे। जब हम उससे ठीक से परिचित भी नहीं थे तो वो हमें ये सब क्यों बताती? विक्टर उदास होकर बोलता है, क्या लियोनार्ड शेन वो हैंडसम दिखने वाला सालाना गोल्ड मेडलिस्ट? तो फिर मैं क्या? मैं उसके लिए क्या हूं? और इसी के साथ एपिसोड स्टार्ट होता है और विक्टर बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अगर लिटिल मास्क कहती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं तो फिर ऐसा ही होगा। मुझे परवाह नहीं कि वो लोग क्या कहते हैं। विक्टर का दोस्त बोलता है, तो क्या अब हमें वापस चलना चाहिए? विक्टर मन में ही बोलता है, नहीं, मैं परवाह कैसे नहीं कर सकता। और वो वहां से जाते हुए बोलता है, वापस जाना छोड़ो, पहले मुझे इसका सच पता लगाना है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग क्लास में देखते हैं, जहां विक्टर कंप्यूटर में मिशेल और लियो का फोटो देखकर बोलता है, तो लियोनार्ड शेन लिटिल मास्क को मुझसे पहले से जानता है। फिर वो अपने फोन को देखते हुए बोलता है, ओह हाँ, वो फोरम, सबको इसके बारे में पता है, लेकिन मुझे नहीं। साइमन उसे रोकते हुए बोलता है, विक, उसे देखना बंद करो। विक्टर बोलता है, अगर उसे उस शेन लड़के पर क्रश था तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई चिंग राजवंश का पुराना अवशेष नहीं हूं, तो मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? शायद उसे कभी वो पसंद था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। अब वो मुझे पसंद करती है। ये बोलकर वो मन में ही बोलता है, सही कहा, वो मुझे पसंद करती है, लेकिन क्या वो मुझे सच में पसंद करती है, या मैं शुरू से ही खुद को धोखा दे रहा था? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं एक तरफा प्यार में हूं, क्या उस फाइल फोल्डर में कुछ हो सकता है? फिर वो किसी को कॉल करके बोलता है, मिस्टर जांग, प्लीज मेरे दादाजी की फाइल फोल्डर अभी स्कूल के सामने वाले कराव के स्थान पर पहुंचा दीजिए। उसके बाद हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहां विक्टर अपने दादाजी की दी गई फाइल फोल्डर को देखते हुए सोच रहा होता है, तो वो मेरी मदद करने के लिए दौड़ी क्योंकि लियोनार्ड शेन देख रहा था। और क्या उसने मेरा हाथ इसलिए पकड़ा क्योंकि वो उसे देख रहा था?
वे एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो कहती है कि वे सिर्फ एक सामान्य दोस्त हैं। असली बात तो यह है कि संकेत तो शुरू से ही थे। मैं ही खुद को धोखा दे रहा था। तो लिटिल मास्क को वास्तव में मुझसे कोई लगाव नहीं है। साइमन फुसफुसाते हुए बोलता है, सब खत्म हो गया। विक तो अब शायद स्कूल ही उड़ा देगा। विक्टर बोलता है, तो क्या उसे मेरा जन्मदिन याद है? फिर वो साइमन को घूरते हुए सोचता है, अगर ये सब एक गलत फहमी है तो जब तक वो मुझे पसंद करती है मैं मान लूंगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, यही सही है। विक्टर साइमन से बोलता है, मैं ये बात उसी से सुनना चाहता हूं। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। अब उसे कॉल करो। साइमन बोलता है, लेकिन क्या वो अनुचित नहीं होगा? विक्टर गुस्से में बोलता है, स्पीकर पर लगाओ। मैं चाहता हूं कि तुम उससे मेरी तरफ से पूछो। साइमन मिशेल को कॉल करता है। कुछ समय बाद मिशेल बोलती है, हेलो। साइमन बोलता है, मिशेल क्या तुम डोंग परिवार के साथ डिनर कर रही हो? वो क्या तुम्हें याद है विक का जन्मदिन कब है? क्या हमें उसे सरप्राइज देना चाहिए? मिशेल बोलती है, हाँ बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन उसका जन्मदिन कब है? ये सुनकर विक्टर और साइमन वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और विक्टर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। साइमन मिशेल से बोलता है, चलो कल स्कूल में इस पर बात करते हैं। तुम उसे क्या देने की सोच रही हो? उसे कुछ ज्यादा महंगा मत देना, नहीं तो पूरी क्लास को पता चल जाएगा कि तुम उसे पसंद करती हो। फिर वो अपने मन में ही अपना हाथ जोड़कर बोलता है, प्लीज बस मान लो कि तुम्हें विक पसंद है, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। ये सुनकर मिशेल सोचती है, शायद किस्मत पाने के लिए मैंने जो कुछ किया है उससे दूसरों को आसानी से गलत समझ में आ सकता है। अच्छी बात यह है कि विक्टर समझने में थोड़ा धीमा है और वैसे भी वो ऐसा नहीं सोचता। फिर वो साइमन से बोलती है, अरे यार बकवास मत करो, मैं विक को एक लीडर की तरह देखती हूँ। तभी उसका कॉल कट जाता है, जिसे मिशेल सोचती है, कॉल कट गई, क्या साइमन का फोन डिस्चार्ज हो गया? दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्टर साइमन से जल्दी फोन लेकर कॉल काट देता है और वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर बोलता है, उसे मुझसे कोई लगाव नहीं है। साइमन बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें धोखा मिला है और तुम उसे देखना नहीं चाहते तो क्यों ना उससे कह दो कि वो क्लास बदल ले। विक्टर बोलता है, धोखा? वो ऐसी इंसान नहीं है, उस बात पर भरोसा मत करो और बकवास मत करो। मैं बस ज्यादा सोच रहा था, बस इतना ही। और विक्टर वहां से जाते हुए बोलता है, आज जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। ये बोलकर विक्टर वहां से जाते हुए सोचता है, आज के बाद भी मैं ऐसे बर्ताव कर सकता हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ हम मिशेल को देखते हैं, जहां मिशेल विक्टर का जन्मदिन अपने फोन में सेट करते हुए सोचती है, ठीक है अब मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी। तभी एक लड़का बोलता है, मिशेल खाना जल्दी ठंडा हो जाएगा। एक औरत बोलती है, मिशेल जबकि अब तुम स्कूल में रह रही हो तो सर्दी और गर्मी की छुट्टियों में हमारे घर आराम से रह सकती हो। मिशेल हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ क्या मैं? मिस डोंग बोलती है, तुम हिचकिचा क्यों रही हो? तुम हमेशा मेरी बेटी जैसी रही हो। तुम्हारी दादी के जाने से पहले उन्होंने हमसे कहा था कि हम तुम्हारा ध्यान रखें। अगर हमें पता होता कि झाओ परिवार कैसा है तो हम कभी विदेश नहीं जाते। सैम डोंग बोलता है, हाँ क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे कपड़े खरीदवाने ले जाओगी और मुझे कुछ दिनों में ट्रांसफर की प्रक्रिया में भी तुम्हारी मदद चाहिए? मिशेल बोलती है, हाँ ठीक है। कुछ समय बाद वो सब बाहर आते हुए बोलते हैं, मिशेल हम तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे, फिर होटल वापस जाएंगे। मिशेल बोलती है, ठीक है धन्यवाद आंटी। तभी उनके पीछे मिशेल की मां आती है और उन दोनों का नजर एक दूसरे से टकरा जाता है। लेकिन मिशेल कार के अंदर जाने लगती है। वहां पर उसकी मां आकर बोलती है, मिशेल अब जब हम मिलते हैं तो क्या तुम हेलो भी नहीं कह सकती? मिशेल बोलती है, जाने दो मुझे। सैम डोंग अंदर से बोलता है, तुम्हारी समस्या क्या है? उसने पहले ही तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं तो उसे तुम्हें हेलो कहने की क्या जरूरत है? बाहर से बेंजामिन बोलता है, दीदी? ये सुनकर सैम डोंग बोलता है, तुम किसे दीदी कह रहे हो? अब वो मेरी बहन है। बेंजामिन गुस्से में बोलता है, मिशेल को छोड़ दे मोटे। सैम डोंग बोलता है, कभी नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार मोटा है। मिशेल की मां बोलती है, मिशेल क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने पिछले 2 दिनों में तुम्हें बहुत ही बुरा भला कहा है तो पहले मुझे माफी मांगने दो। सैम डोंग बोलता है, माफी से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम सिर्फ दिखावे की बातें करती हो। मिशेल की मां बोलती है, मिशेल क्या मैंने तुम्हें पूरी तरह खो दिया है? मिशेल बोलती है, हाँ तुमने खो दिया है। ये बोलकर मिशेल वहां से चली जाती है। पीछे से उसकी मां रोते हुए बोल रही होती है, मिशेल मेरी बेटी। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहां मिशेल सोच रही होती है, जबकि विक्टर को जैकी की किस्मत का फायदा उठाने से नाराजगी है तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो वहां विक्टर नहीं होता। ये देखकर मिशेल सोचती है, हाँ यहां सब कुछ साफ क्यों कर दिया गया?
आमतौर पर यह डेस्क बिखरा रहता है। फिर मिशेल साइमन से बोलती है, विक्टर कहाँ है? आज तो वीकेंड नहीं है, उसका सारा सामान कहाँ गया? साइमन बोलता है, वो कुछ दिन की छुट्टी ले रहा है क्योंकि कल बारिश में भीग गया था। कोई बड़ी बात नहीं है, बस हल्का सा जुकाम है। मिशेल विक्टर को मैसेज करती है, विक, साइमन ने बताया कि तुम्हें जुकाम हो गया है। तुम्हें बुखार है क्या? तुम्हारे घर पर प्राइवेट डॉक्टर है ना? क्या तुमने उन्हें दिखाया? तुम्हारा तापमान कितना है? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? मैं बाद में ला सकती हूँ। क्या तुम बीमार होने की वजह से सो गए? जैसे ही ये मैसेज देखो तो मुझे जवाब देना। उसके बाद हम स्कूल खत्म होने के बाद का सीन देखते हैं, जहां मिशेल अपने फोन को देखते हुए सोच रही होती है, उसने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया? ये ठीक नहीं है, मुझे जाकर उसकी खबर लेनी होगी। फिर वो साइमन से बोलती है, क्या तुम्हें विक्टर का घर पता है? साइमन बोलता है, तुमने पहले तो कहा था कि तुम्हें उसका पता नहीं चाहिए। मिशेल जल्दी से वहां से जाते हुए बोलती है, मुझे डर है कि उसे तेज बुखार हो सकता है। उसका पता मैसेज कर दो, मैं पहले दवा लेने जा रही हूं। यह सुनकर साइमन विक्टर को मैसेज करता है, सब खत्म हो गया विक, मिशेल तुम्हारे अपार्टमेंट की तरफ जा रही है। इसी बीच हम विक्टर का अपार्टमेंट में देखते हैं, जहां विक्टर अपने फोन को देखते हुए सोच रहा होता है, जब उसने खुद ही कहा है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, तो फिर अब भी मेरी परवाह क्यों करती है? अब तो मर ही जाना चाहिए। तभी वो साइमन का मैसेज देखकर बोलता है, ये क्या, लिटिल मास्क यहां आ रही है? लेकिन मैंने अभी तक बाल नहीं धोए हैं। कुछ समय बाद वहां पर मिशेल आती है और विक्टर जाकर दरवाजा खोलता है। विक्टर को देखकर मिशेल बोलती है, तुम्हारे बाल गीले क्यों हैं? तुम्हें बुखार है और फिर भी तुमने बाल धो लिए। क्या तुम खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो? विक्टर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिशेल इधर उधर देखते हुए बोलती है, साइमन ने कहा था कि तुम बीमार हो, क्या यहाँ और कोई है? विक्टर उसे दूर करते हुए बोलता है, क्या तुम 100 स्कूल्स लीग की तैयारी नहीं कर रही ताकि उस इंसान से मिल सको जिसे तुम सच में देखना चाहती हो? तुम्हारे पास एक मामूली क्लासमेट से मिलने का वक्त कैसे है? मिशेल बोलती है, मैंने दिन में ही रिवीजन पूरा कर लिया था, तो अब फ्री हूं। मैंने सुना था कि तुम बीमार हो, तो मैं। तभी बीच में ही विक्टर बोलता है, मुझे बुखार है या नहीं, इससे तुम्हें क्या? क्या तुम्हें सच में परवाह है? यह सुनकर मिशेल मन में ही बोलती है, क्या तुम्हें बुखार में बड़बड़ाहट हो रही है? मैं तुम्हें पूरे दिन नहीं देख पाई और अब तुम अजीब बातें कर रहे हो। फिर वो विक्टर से बोलती है, जल्दी से बाल सुखाओ ताकि फिर से बिस्तर पर जा सको। लेकिन तभी विक्टर का पैर लड़खड़ा जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन मिशेल उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लेती है। मिशेल बोलती है, ओह, तुम्हारा वजन कितना है? विक्टर बोलता है, तुम तो हमेशा से बहुत ही दुबली लगती हो। मेरी हाइट 188 सेंटीमीटर है, ठीक है? बाकी 188 सेंटीमीटर वाले लड़कों से जाकर पूछो उनका वजन कितना है। और ये रजाई ही अकेले 20 पाउंड की है। और वो वहां से जाते हुए सोचता है, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो ठीक है, लेकिन मुझे मोटा कहना यह सही नहीं है। लगता है सिर्फ लियोनार्ड शेन ही हल्का और दुबला है। तभी वहां मिशेल आकर बोलती है, तुम्हें तेज बुखार है, क्या प्राइवेट डॉक्टर देखने नहीं आया? या फिर मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलूं? विक्टर उदास होकर बोलता है, मैं अस्पताल नहीं जा रहा और तुम मुझे मत छुओ। मिशेल पानी देते हुए बोलती है, लो, थोड़ा गर्म पानी लो ताकि होंठ नम हो जाए। और मिशेल विक्टर के बालों को साफ करते हुए बोलती है, विक, क्या यह तौलिया बाल सुखाने के लिए है? मैंने तो बस यूं ही एक उठा लिया। विक्टर बोलता है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। मिशेल बोलती है, तो फिर तुम्हें क्या बुलाऊं? बॉस। विक्टर बोलता है, मुझे बॉस भी मत बुलाओ। फिर वो मन में ही बोलता है, उस बॉस वाली बात को भाड़ में जाने दो। मुझे लगा तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम तो मुझे सिर्फ बॉस समझ रही हो। मिशेल बोलती है, तो फिर तुम्हें क्या बुलाऊं? विक्टर बोलता है, तुम्हें अपना साथी समझना मेरी घमंड थी, अब तुम मेरी साइडकिक नहीं हो, इसीलिए तुम मुझे बस यंग मास्टर फू कहो। यह सुनकर मिशेल हैरान होती है। फिर मिशेल वहां से जाते हुए बोलती है, हाँ, ओह ठीक है, क्या आपने दवा ले ली? यंग मास्टर फू। यह सुनकर विक्टर रोते हुए सोचता है, वो सच में मुझसे प्यार नहीं करती, उसने मुझे सीधे यंग मास्टर फू कह दिया, वो भी इतनी ठंडी आवाज में। मिशेल विक्टर को दवा देते हुए बोलती है, चलो ये ले लो। और वो वहां से जाते हुए बोलती है, दवा ले लो और बिस्तर पर चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दूंगी। विक्टर बोलता है, तुम्हारे ग्रेड अच्छे हैं, क्या तुम स्कूल की प्रतियोगिता टीम में किसी को जानती हो? मिशेल बोलती है, हाँ, कुछ को जानती हूं। वे युवा और महत्वाकांक्षी हैं और अक्सर गोल्ड मेडल जीतते हैं, काफी प्रभावशाली है। यह सुनकर विक्टर बोलता है, क्या लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं? मिशेल बोलती है, शायद ज्यादातर लड़कियां पसंद करती हैं। लियोनार्ड शेन को पहले बहुत सारे प्रेम पत्र मिला करते थे। विक्टर सोचता है,
तो तुम्हें भी वैसे लड़के पसंद हैं, है ना? और विक्टर उदास होकर वहां से जाने लगता है। मिशेल उसे जाते देखकर बोलता है, क्या हुआ? थोड़ा खिचड़ी खा लो, फिर आराम करो। क्या तबीयत ठीक नहीं लग रही? तो जब ताकत आए तब खा लेना, थर्मस में और भी रखा है। विक्टर सोते हुए बोलता है, हाँ ठीक है। मिशेल वहां से जाती है। तभी उसकी नजर विक्टर के फोन केस पर पड़ती है। फोन केस को देखते हुए मिशेल सोचती है, क्या वो गैंग का फोन केस नहीं है? उसने उसे इतनी आसानी से क्यों उतार दिया? और वो उदास होकर वहां से जाते हुए सोचती है, विक्टर अब पहले से थोड़ा ज्यादा दूर लगता है। उसने तो मुझे यंग मास्टर फू कहकर बुलाने को भी कह दिया, लेकिन जब वो बाहर आती है तो बाहर बारिश हो रही होती है। ये देखकर मिशेल सोचती है, फिर से बारिश क्यों हो रही है? तभी उसके सामने एक कार आती है। कार वाला आदमी बोलता है, मिस जाओ, यंग मास्टर फू ने मुझे आपको घर पहुंचाने को कहा है। मिशेल बोलती है, ठीक है, धन्यवाद। इसी बीच हम झाओ परिवार का घर देखते हैं, जहां बड़े भाई बोल रहे होते हैं, मां अब से हमें हर बात का ध्यान रखना होगा और मिशेल की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहना होगा। मिशेल की मां बोलती है, मैंने नौकरों को बता दिया है कि अगर मैडम झांग जैसी कोई घटना फिर से हुई तो उन्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर यान फोन पर मैडम झांग से बात करते हुए बोलती है, मैडम झांग शायद मैं आपके लौटने की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगी। मैडम झांग बोलती है, मिस आपको अपनी देखभाल करनी चाहिए, खासकर जब 100 स्कूल्स लीग आने वाली है। आप मिशेल को खुद से बेहतर नहीं होने दे सकती और साथ ही आपको झाओ परिवार से अच्छे संबंध बनाने की पहल भी करनी होगी। ये सुनकर यान सोचती है, पहल करना कहना आसान है, लेकिन मैं शुरू कहां से करूं? मुझे याद है कि जेम्स को हमेशा लू परिवार के साथ काम करने में बहुत परेशानी होती थी। फिर वो येट ली को कॉल करके बोलती है, हेलो येट, तुमने कहा था कि तुम मुझे मूवी देखने के लिए बुलाना चाहते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। फिर वो मन में ही बोलती है, येट कभी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, तो अगर मैं उसे जेम्स की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकूं तो मुझे यकीन है कि जेम्स मुझे अलग नजर से देखेगा। उसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां मिशेल सोच रही होती है, विक्टर अभी तक क्लास में क्यों नहीं आया? 2 दिन हो गए हैं। तभी वहां पर विक्टर आ जाता है और वो अपने जगह पर जाकर सोते हुए सोचता है। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, यहां तक कि अभिवादन भी नहीं किया। उसे क्या हो गया है? उस दिन बाल धोने की जल्दी में मेरा तकिया भीग गया और फोन केस टूट गया, इसलिए सोना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी मिशेल बोलती है, मुंह कड़वा लग रहा है, थोड़ी टॉफी ले लो। विक्टर बोलता है, नहीं, और प्लीज मुझसे दूर रहो। विक्टर उस टॉफी को देखते हुए बोलता है, और हाँ, लड़के और लड़कियों को दूरी बनाए रखनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम इसे आगे याद रखो। यह सुनकर मिशेल सोचती है, उसकी समस्या क्या है? फिर मिशेल अपने हाथों से टॉफी खिलाते हुए बोलती है, तुम्हें क्या हो गया है? एक बार तो खाकर देखो, बीमार हो तो ताकत वापस लानी जरूरी है। विक्टर उस टॉफी को घूरते हुए बोलता है, क्या तुम्हें अब भी फिक्र है कि मैं ताकत वापस लाऊं या नहीं? फिर वो अपना चेहरा पीछे घुमा लेता है। ये देखकर मिशेल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और मिशेल विक्टर के पास जाकर बोलती है, चलो खा लो। विक्टर अपना मुंह फुलाकर बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सब देखकर सारे क्लास के लड़के बोलते हैं, ओह ये क्या हो रहा है? ये सुनकर मिशेल सोचती है, अरे नहीं, मैं उसके बहुत ही पास हूं। फिर वो शर्माते हुए अपने सीट पर बैठ जाती है। कुछ समय बाद वो विक्टर से बोलती है, अगर अभी भी तबीयत ठीक नहीं है तो एक और दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? क्या आज सुबह तापमान चेक किया था? मुझे तुम्हारा माथा छूकर देखने दो। लेकिन विक्टर उसके हाथ को हटाकर वहां से जाते हुए बोलता है, अब मैं बीमार नहीं हूं, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिशेल उसका कपड़ा पकड़कर बोलती है, तो फिर तुम उदास क्यों हो? विक्टर बोलता है, मैं उदास नहीं हूं। फिर वो मन में ही बोलता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं कुछ शर्मनाक कहूं? जैसे मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि मुझे गलत फहमी थी कि तुम मुझे पसंद करती हो। मिशेल बोलती है, बकवास, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकती हूं। विक्टर उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, मैंने पहले ही कहा था, लड़के और लड़कियों को दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये बोलकर विक्टर वहां से चला जाता है और ये सब देखकर साइमन अपने आप को छुपाते हुए क्लास में आ रहा होता है। तभी मिशेल बोलती है, विक पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा है, क्या कुछ हुआ है? साइमन बोलता है, ओह वो बस चिड़चिड़ा है क्योंकि उसके दादाजी ने उसे डांट दिया था। मुझे यकीन है कि 2-3 दिन में वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। यह सुनकर मिशेल सोचती है, भले ही साइमन ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उसके बाद हम दोपहर का सीन देखते हैं, जहां मिशेल सोच रही होती है, मैं दोपहर में खास तौर पर एक गमला खरीदने गई थी। उम्मीद है कि जब वो इसे देखेगा तो उसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन विक्टर अपना चेहरा पीछे घुमा लेता है। ये देखकर मिशेल हैरान होते हुए सोचती है, ये असर क्यों नहीं कर रहा?
मैं उसे खुश करने के लिए क्या कर सकती हूँ। दूसरी तरफ विक्टर सोच रहा होता है, कोई आश्चर्य नहीं कि लिटिल मास्क ने मेरी अच्छी शक्ल के बावजूद मुझे कभी गंभीरता से नहीं देखी। मिशेल विक्टर को देखते हुए सोच रही होती है, ये दिल में झंझनाहट जैसी भावना क्या है। विक्टर अपने फोन में सर्च करता है 188 सेंटीमीटर लंबे हाई स्कूल लड़के के चेहरे का कौन सा कोण लड़कियों को सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है। दूसरी तरफ मिशेल विक्टर को घूर रही होती है। तभी पीछे से कोई बोलता है, मिशेल तुम क्या देख रही हो, जिससे तुम्हारे डेस्कमेट का चेहरा अचानक से खिल उठा। ये सुनकर मिशेल शर्माते हुए सीधे बैठ जाती है और विक्टर पता नहीं अचानक से क्यों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसी बीच हम एवरग्रीन क्लास का सीन देखते हैं, जहां एक लड़का बोल रहा होता है, इस साल भी स्कूल एनिवर्सरी का होस्ट यान ही क्यों है। डायरेक्टर को लगातार तीसरे साल उसे होस्ट बनाकर बोरियत नहीं होगी क्या, मिशेल ज्यादा बेहतर होगी। ये सुनकर एक लड़का उसे पकड़कर बोलता है, तुम क्या कह रहे हो, यान खूबसूरत और शानदार है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपनी राय अपने पास रखो। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है येट लू जो यान जाओ को पसंद करता है। वो लड़का बोलता है, क्या उसे पता है कि तुमने उसके लिए अपने पापा के टेंडर डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए हैं? क्या वो तुम्हारी इस भलाई को याद भी रखेगी? येटलू बोलता है, तुम्हें क्या पता, उसने इस वीकेंड मेरे साथ मूवी देखने जाने, यान ने इस वीकेंड येट के साथ मूवी देखने जाने के लिए हाँ कह दी है। शर्त यह है कि येट उसे लू परिवार के जेम्स जाओ वाले टेंडर डॉक्यूमेंट्स देगा। ये सुनकर जैकी बोलता है, तो इसका हमसे क्या लेना देना? साइमन बोलता है, तुम समझ नहीं रहे, यान येट से अपने लिए एहसान करवा रही है ताकि जाओ परिवार उसकी तरफ झुक जाए। सही कहा ना विक? जैकी विक्टर को देखते हुए बोलता है, तुम कर क्या रहे हो? साइमन बोलता है, वो यान जाओ के बिजनेस में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ सीजन 2 खत्म होता है। मैं इसका सीजन 3 जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला सीजन में।